Hello everyone, very good evening to all of you. I once again welcome you all on Adda 24/7. So friends, आप सभी लोगों का once again Adda 24/7 पर वेलकम है. I hope you all are fine and you all are doing well. उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो फाइनली फ्रेंड्स जो है इस साल का जो है पहला फुल बजट है ना, वो फाइनली जो है मैडम निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने फाइनली रिलीज कर दिया है. और आज जो है मोदी 3.0 यानी कि नई गवर्नमेंट की अगर बात करें 18th लोकसभा में जो सरकार चुनकर आई है, ये सरकार का पहला जो है फुल फ्लेज्ड बजट हमें देखने को मिल रहा है. इस साल हालांकि फरवरी में भी हमें फर्स्ट वीक में बजट देखने को मिला था, लेकिन वो एंट्रिम बजट था, जो कि ये साल इलेक्शन ईयर था, तो हमें एक छोटा सा एंट्रिम बजट हमें देखने को मिला था. बट फुल फ्लेज्ड बजट जो है वो आज रिलीज किया गया है. तो आज सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण जी ने एक और रिकॉर्ड बनाया, एक और इतिहास रच दिया कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम कॉन्सिक्यूटिव, दैट इज लगातार जो है बजट पेश करने वाली ये फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं. और इन्होंने लगातार 7वीं बार जो है बजट पेश किया. इससे पहले ये रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई जी के नाम था और उन्होंने 7 बार जो है लगातार बजट जो है पेश किया था. तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर फ्रेंड्स हम लोग इंपॉर्टेंट बजट से जुड़े हुए सारे के सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. आखिरकार टैक्स में काफी कुछ चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, ठीक है, कुछ खट्टे मीठे जो है बदलाव हुए हैं. ओवरऑल अगर हम बात करें तो बजट को काफी हद तक बैलेंस रखने की कोशिश की गई है ना. सभी सेक्टर्स को, सभी एरियाज को कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ ना कुछ टच करने की कोशिश की है ना. और मिडिल क्लास इनकम की अगर बात करें, मिडिल क्लास लोगों की अगर बात करें, तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी नज़र हमेशा इनकम टैक्स पर होती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी एक राहत मिलती हुई देखने को मिली है. लेकिन बाजार के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बाजार को जो अगर हम बात करें LTCG टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को थोड़ा सा बढ़ाया गया है ना, 10 से बढ़ा के 12.5% कर दिया गया. और साथ ही साथ STCG टैक्स जो है उसको जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को वहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिले, तो वो थोड़ा सा बाजार को थोड़ा सा कम समझ में आया, तो वो थोड़ी सी बाजार में गिरावट भी रही. तो ओवरऑल एक बैलेंस बजट था है ना. तो वो तो सारी बातें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेशन के अंदर. ओवरऑल जो बजट है अमृतकाल का, ये अमृतकाल की अगर बात करें तो ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स जो है दैट आर वेरी क्रूशल फॉर अस. और जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो विकसित भारत का, मजबूत भारत का एक मजबूत बजट हमें देखने को मिलता है. तो इसके बारे में हम लोग आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे. और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बजट पर मैं आपके लिए MCQs भी लेके आऊंगा. सो टॉप 100 MCQs जो भी बजट से बन सकते हैं है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो लेटर ऑन हम इस पर MCQs भी जो है प्रैक्टिस करेंगे. तो मैंने आपसे कहा है कि इकोनॉमिक सर्वे और साथ ही साथ बजट पर हम लोग जो है सेशन डिटेल में करेंगे और इस पर हम लोग MCQs भी प्रैक्टिस करेंगे. तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा. बजट और इकोनॉमिक सर्वे को अगर मिला ले टोटल 5, 6, 7 नंबर या 10 नंबर तक कई बार आप जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स की बातें कही गई हैं, स्कीम्स के भी हम अलग अलग सेशंस करेंगे, ठीक है. बट ओवरऑल हम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर नजर डालने की कोशिश करेंगे कि बजट में कहां कहां किन किन चीजों पर फोकस किया गया है. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेशन. और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए और डिस्कस करते हैं बजट के बारे में डिटेल. बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक Adda 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखा है तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलता है डेली करंट अफेयर्स है, डेली क्विजेस है, मॉक टेस्ट है, PDFs हैं, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर. इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे की कल मैंने हाईलाइट की थी, ऑलमोस्ट 1 आवर 15 मिनट्स का या 20 मिनट्स का सेशन था. तो इकोनॉमिक सर्वे जो है जस्ट एक दिन पहले ही आया था बजट से. अगर आपने उसकी हाईलाइट्स नहीं देखी तो वो जरूर देख लीजिएगा. दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, ठीक है. तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा. एंड इसके अलावा मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स जो है सेशन लेके आता हूँ रात में 8 बजे. बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से जुड़ा हुआ ये भी सेशन आप रात को 8 बजे मेरे साथ जुड़ सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और बात करते हैं बजट की. तो जैसा कि निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि ये जो बजट है ये विकसित भारत की अगर बात करें तो विकसित भारत का एक इंपॉर्टेंट बजट ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव से जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ आपको देखने को मिलेगा. सो दिस पर्टिकुलर बजट विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल फॉर द एंटायर डेवलपमेंट. तो अगर हम बात करें turning attention to the full year and beyond, in this particular budget we are particularly focused on the employment. इसमें रोजगार पर, स्किलिंग पर, MSMEs पर और मिडिल क्लास सेगमेंट पर काफी ज्यादा फोकस किया गया. एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी पैकेज ऑफ 5 स्कीम्स, वो अभी 5 स्कीम्स के पैकेज क्या है उस पर भी हम बात करेंगे. दैट स्कीम्स इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार है, स्किलिंग है, अदर अपॉर्चुनिटीज जो है 4.1 करोड़ यूथ और साथ ही साथ 5 ईयर के पीरियड में सेंट्रल आउटले लगभग 2 लाख करोड़ रुपए वहां पर खर्च करेगी. तो युवाओं के लिए काफी कुछ यहाँ बजट के अंदर रखा गया है, ठीक है. ओवरऑल अगर बात करें तो यूथ के लिए काफी कुछ हमें देखने को मिलेगा. टैक्सेशन में भी काफी रिलैक्सेशन हमें देखने को मिले. एग्रीकल्चर सेगमेंट्स की काफी बातें की गई हैं. तो
ओवरऑल अगर हम देखें तो इज अ काइंड ऑफ अ बैलेंस फॉर्म ऑफ बजट जो हमें फिलहाल बजट को देखने से लगता है। तो इस पर हम लोग चलिए और चर्चा अपनी शुरू करते हैं और डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी बजट की जर्नी पर। जब फ्रेंड्स बजट हमारे दिमाग में आता है तो बजट में सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिलती है ओवरऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो एक बार थोड़ा सा हम शुरुआत के जो 5-10 मिनट है उसमें हम एक बार थोड़ा सा फिस्कल कैलकुलेशन देख लेते हैं कि सरकार के पास आखिरकार कहाँ कहाँ से पैसा वगैरह आया है और ओवरऑल क्या सिनेरियो रहा उसका और कहाँ पर कितना पैसा सरकार खर्च करे। उसके बाद हम एंटर करेंगे, बजट की डिटेलिंग हम करेंगे, तो उसमें अलग अलग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सरकार ने हाईलाइट किए हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक बार हम लोग जो है वो चीज़ें कवर अप कर लेते हैं। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। ठीक है, इधर वाला साइड में कवर अप करूंगा, हिंदी वाला भी आप आराम से बाद में देख सकते हैं इत्मीनान से। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी है। तो फ्रेंड्स हमने डिस्कशन भी किया था और कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में मैंने भी बताया था आपको कि बजट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ओवरऑल रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर, सरकार के पास टोटल जो पैसा आ रहा है और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। इसमें हमने बात किया था, एक तो सरकार के पास रेवेन्यू की इनकम होती है ना, और रेवेन्यू का हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल इनकम होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बजट एट अ ग्लांस अगर आप देखेंगे तो लगभग 31 लाख करोड़ रुपीस का, 31,29,000 करोड़ रुपीस का आपको टोटल रिसिट्स हमें देखने को मिलेगा। और कैपिटल की अगर बात करें तो लगभग 16,91,000 करोड़ का कैपिटल आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो लगभग 37 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और 11,11,11 कैपिटल एक्सपेंडिचर करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये इस साल के स्टार्टिंग में भी था और ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इस पर डिटेलिंग करेंगे। अभी आपको कोई नंबर्स नहीं रटना है, अभी टेंशन मत लीजिए, बस केवल एक बार ओवरव्यू देखते जाइए आप ध्यान से। ठीक है, तो ये आपके रेवेन्यू के नंबर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ट्रेंड्स इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो सरकार ने ये कहा है कि हम जो है कैपेक्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और शायद कल भी मैंने आपको बताया था जब आपने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने आपके साथ जब इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट जो है डिस्कस कर रहा था तो उसमें मैंने भी आपको बताया था कि सरकार जो है फोकस करना चाहती है ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द कैपिटल एक्सपेंडिचर विल प्ले अ वेरी क्रूशियल फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकसित भारत अगर हम बनाना चाहते हैं तो ऐसे में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको जो है ओवरऑल देखने को मिल सकता है और ग्रांट इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, और कितना ग्रांट सरकार दे रही है जिससे हम कैपिटल एसेट को क्रिएट कर पाएंगे। और टोटल हमारा इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर 2021-22, 22-23, 23-24 और 24-25 की अगर बात करें, इसकी बार जो एस्टिमेट है हमारा, तो अंदाजा है वो जो सरकार कैपिटल एसेट के लिए क्रिएशन के लिए जो वहाँ पर जो पैसा दे रही है वो 3.9% आपको देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर वो 11.1 लाख करोड़ रुपीस, ये परसेंटेज में नहीं 11 ये लाख करोड़ रुपीस में है। और ओवरऑल अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो इन सबको अगर हम काउंट कर लें तो लगभग 15 लाख करोड़ रुपीस आपको टोटल और ओवरऑल देखने को मिलेगा। और ये सारा डेटा आपको 11 लाख करोड़ रुपीस में देखने को मिलेगा। तभी मैंने आपको बताया जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है, दैट इज 11.1 लाख करोड़ रुपीस। तो ये एक बड़ा अमाउंट चंक जो है सरकार जो है खर्च कर रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया जैसे सड़कें हो गए, हाईवेज वगैरह हो गए, पोर्ट्स वगैरह हो गए, बंदरगाह वगैरह हो गए, इन सबको जो है डेवलप करने के लिए इसको हम लोग जो है आपका कैपेक्स कहते हैं। हाँ, ब्राइटनेस में अभी थोड़ा सा रिड्यूस करा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस एब्सोल्युटली, ठीक है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद बात हम लोग करते हैं सेंट्रल के एक्सपेंडिचर की। अगर बात करेंगे तो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है टोटल 48,20,512 करोड़ रुपीस का टोटल एक्सपेंडिचर सरकार इस बार के बजट में कर रही है, जिसमें अलग अलग जो है सेगमेंट में अगर हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है जो इस बार हम उम्मीद करें 2024-25 में सरकार खर्च करेगी, ये ओवरऑल जो है यहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सरकार पुराने कर्जे वगैरह भरने के लिए इंटरेस्ट की बात करो तो लगभग 11 लाख करोड़ रुपीस। ट्रांसपोर्ट में आप देख सकते हैं डिफेंस में 4,54,000 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट सेगमेंट में 5,44,000 करोड़ रुपीस द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड। ठीक है, नाउ आई थिंक इट्स ओके, ब्राइटनेस आई थिंक अब सही है, कोई इशू नहीं। डिफेंस सेगमेंट आपको देखने को मिल गया, मेजर सब्सिडीज में सरकार पैसे खर्च करेगी। तो ओवरऑल किस पर्टिकुलर सेगमेंट में कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है
वो ओवरऑल आपको स्पेंडिंग्स देखने को मिलेगी। टोटल स्पेंडिंग्स की बात करें तो 48,20,512 करोड़ रुपीस द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड इन दिस पर्टिकुलर इंटायर बजट। इस पूरे बजट में लगभग 48 लाख करोड़ रुपए की स्पेंडिंग जो है सरकार की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। तो सरकार पैसा कहां कैसे खर्च करे ये हम ध्यान रखेंगे। 48,20,512 करोड़ रुपीस द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड। सेंट्रल रेवेन्यू की अगर बात करें तो रुपए आता कहां से, रुपए जाता कहां से, ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप थोड़ा सा डेटा ऐसा है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो सरकार के पास अगर फ्रेंड्स 100% पैसा आता है तो आप अगर रुपए में नंबर ना याद रखें तो कम से कम ये इतना जरूर याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरकार के पास पूरे बजट में सबसे ज्यादा पैसा आता कहां से? सबसे ज्यादा पैसा सरकार लाती उधार में। पूरे 100% पैसे जो सरकार के पास आती है, 1 रुपए की अगर बात करें, जो 100% सरकार के पास पैसा आता है 100 पैसा, उसमें से 27% पैसा आता है उधार में और बाकी अदर लायबिलिटी से। 17% पैसा आता है कॉर्पोरेट टैक्स से और इस बार इनकम टैक्स आपको काफी अच्छा परसेंटेज देखने को मिलेगा। 19% पैसा आया सरकार के पास कहां से? इनकम टैक्स से। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से आया? सरकार के पास आया उधार से। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोरोइंग्स मतलब सबसे ज्यादा पैसा आया कहां से सरकार के पास? तो उधार और देनदारी से, लायबिलिटी से। दूसरे नंबर पर आपको इनकम टैक्स दूसरे नंबर पर देखने को मिलेगा और तीसरे नंबर पर जो बड़ा चंक आता है टैक्स का वो है जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। तो जीएसटी का नंबर आपको 18% देखने को मिलेगा। तो पहले नंबर पर बोरोइंग्स उधार का पैसा, दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पर जीएसटी और चौथे नंबर पर आपको कॉर्पोरेट टैक्स देखने को मिलेगा। ऐसी कस्टम ड्यूटी से 4% पैसा, एक्साइज ड्यूटी से 5% पैसा, नॉन टैक्स रिसिट्स। आपको पता नॉन टैक्स रिसिट्स क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट को पेनल्टीज फाइन से पैसा मिलता है, ग्रांट्स असिस्टेंस से पैसा मिल जाता है। इसके अलावा कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो डिविडेंड ट्रांसफर कर दे, वो सरकार को सरप्लस मनी दे दे, या कुछ बाहर से ग्रांट असिस्टेंस मिल जाए, वो सब नॉन टैक्स रिसिट्स है। 9% पैसा। नॉन डेट कैपिटल एक्सपेंडिचर से 1% पैसा। ठीक, तो एक तो टॉप 3 पैसा आता कहां से सरकार के पास। नाउ द पॉइंट इज गवर्नमेंट इस पैसे को खर्च कहां करती है? वेयर द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज। सबसे ज्यादा पैसा सरकार का कर्जा लाने में होता है और कर्जा जाने में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो सबसे ज्यादा जो पैसा सरकार जो खर्च करती है, यहां पर एक तो आपको राज्य सरकार को पैसा देती है, राज्य सरकार को पैसा देती है, ये नंबर 1। 21% पैसा सरकार राज्य सरकारों में और उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरे नंबर पर आपको सबसे बड़ा खर्चा आपको देखने को मिलेगा सरकार का, जो पुराने लोन है, पुराने जो कर्ज हैं उनके पेमेंट करने में, दूसरे नंबर का। और तीसरे नंबर पर आपको सबसे बड़ा देखने को मिलेगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। 2 वर्ड ध्यान से सुन लीजिए जो आपको समझना है और स्कीम्स में अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम की अगर बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती जो स्कीम गवर्नमेंट डायरेक्ट चला रही है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें जानी है, केंद्र सरकार डायरेक्ट वो पैसा देती है, तो इसको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम कहते हैं। दूसरी आपको देखने को मिलती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। उसका मतलब क्या होता है? जिसके लिए केंद्र सरकार पैसा डालती है, राज्य सरकार को भी कुछ पैसा डालता है उसमें और दोनों लोग मिलकर उसको चलाते हैं, तो इसको हम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, जो केंद्र सरकार के सौजन्य से चलती है। तो एक तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है और एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें राज्य सरकारों को केंद्र सरकार पैसे देके और फिर उस स्कीम को एग्जीक्यूट कराती है। ठीक है, तो वो आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आपने देखा फ्रेंड्स, पैसा आता कहां से और पैसा जाता कहां से, ओवरऑल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो ओवरऑल फ्रॉम वेयर वी गेट द इनकम। और हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने जो न्यूज़पेपर्स के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी वो सब हमें देखने को मिल रही थी, और शायद मैं कल आपसे कह भी रहा था कि अगर इस बार के बजट में कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा तो बाजार पर उसका काफी जो है असर पड़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है, और वैसा ही हुआ। और हमने बात की थी एंजल टैक्स जो है हट जाएगा, है ना। जो नए एंटरप्रेन्योर्स है, नए स्टार्टअप्स है, वो चाहते हैं एंजल टैक्स सरकार खत्म कर दे, तो स्टार्टअप्स के लिए काफी अच्छा हमें देखने को मिला। इस बार एंजल टैक्स को सरकार ने खत्म कर दिया है। तो बहुत कुछ है, बात करेंगे, अभी देखते हैं। चलिए, इसके अलावा बाकी वही सारा डेटा यहां पर आपको दिया, पहले कितना आया था तो ये नंबर्स में यहां पर मैंने ऐड कर दिए। ठीक, रेलवे पर एक बार थोड़ा सा नजर डालते हैं। हालांकि निर्मला सीतारमण जी की तरफ से, वित्त मंत्री जी की तरफ से स्पीच में, मैंने पूरी स्पीच देखी थी, तो बजट में रेलवे का ज्यादा कहीं कुछ जिक्र था ही नहीं, डिस्कशन था ही नहीं। हाँ, बट अगर हम देखें तो रेलवे के बजट में समरी में भी रेलवे का ज्यादा डिस्कशन नहीं था, बट ओवरऑल यहाँ पर रेलवे का इन्होंने ये डेटा जो है दिखाया है। इसमें रेलवे की नेट रेवेन्यू की अगर बात करें तो इस बार रेलवे की जो नेट कमाई की उम्मीद है वो लगभग 2800 लाख करोड़ 2800 करोड़ रुपीस, 2800 करोड़ रुपए की 2800 करोड़ या 2800 करोड़ रुपीस की अगर हम बात करें तो नेट रेवेन्यू की उम्मीद है। ऑपरेटिंग रेशियो की अगर बात करें तो 98.22 के हिसाब से यहाँ पर ऑपरेटिंग फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा, जो एक्सपेंसेस में आपको देखने को मिलेगा। वर्किंग रिजल्ट्स की अगर बात करें तो ग्रॉस ट्रैफिक रिसिप्ट्स और
टोटल वर्किंग एक्सपेंसेस, तो टोटल जो है रेलवेज को वर्किंग में जो एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है वो 2,73,000 करोड़ रुपीस, और ग्रॉस ट्रैफिक के थ्रू जो है हमारे पास जो पैसा आया है वो लगभग 2,78,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो 2,78,000 करोड़ रुपए आए हैं और जिसमें से 2,73,000 करोड़ रुपए हमारे एक्सपेंसेस में गए हैं। और इसके अलावा सरकार ने रेलवे की अर्निंग बताई कि पैसेंजर से, मतलब जो यात्री वाली जो ट्रेनें जिससे हम लोग यात्रा करते हैं उससे कितनी कमाई हुई है, और साथ ही साथ फ्रेट कॉरिडोर दैट इज माल ढुलाई वाली जो गाड़ियां हैं उसमें कितना पैसा कमाया है। तो मैंने आपसे शायद कई बार पहले डिस्कस भी किया है कि सरकार के पास भाई जो सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो माल ढुलाई से होता है। जो फ्रेट कॉरिडोर की ट्रेनें हैं जो माल ढुलाई करती हैं उससे रेलवे सबसे ज़्यादा पैसा कमाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बार जो उम्मीद है हमारी लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए माल ढुलाई से पैसा और लगभग 80,000 करोड़ रुपए पैसेंजर से पैसा, ये आपको रेलवे के हालात देखने को मिलेंगे। इससे पहले हालांकि रेलवे के बारे में बहुत सारी चर्चाएं ऑलरेडी होती रहती हैं, इसमें रेलवे के बहुत सारी जो है वंदे भारत ट्रेनें और हमारे यहाँ स्लीपर नॉन स्लीपर सेगमेंट की ट्रेनें, बहुत सारे अनाउंसमेंट ऑलरेडी उसके होते रहते हैं रेलवे के, इसीलिए वो आपको यहाँ पर बजट में बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल हम बजट की समरी और उस पर फोकस करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम डिस्कस करेंगे, बाकी एक बार फिर से आई गो थ्रू द डिटेल्स, तो अगर कुछ होगा इसमें और तो विल डिस्कस। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कितना पैसा ट्रांसफर किया है, तो सरकार ने जो पैसा ट्रांसफर किया है कि राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरीज को वो लगभग 23.49 लाख करोड़ रुपए सरकार ने ट्रांसफर किए हैं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, सरकार के पास पैसा वगैरह कहां से आया, तो वो हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो उसमें मार्केट वगैरह से सरकार की बोरिंग्स वगैरह हमें देखने को मिली। टैक्स ट्रेंड की अगर बात करें तो टैक्स कलेक्शन हमें अच्छा देखने को मिला। इसमें डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स रहा परसेंटेज ऑफ 6.8% ऑफ द जीडीपी, डायरेक्ट टैक्स रहा। इनडायरेक्ट टैक्स 5% ऑफ द जीडीपी, और ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट टोटल अगर हम टैक्स की अगर बात करें तो लगभग 11.8% हमारे जीडीपी का जो है पैसा सरकार के पास टैक्स से आया। तो टैक्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि ओवरऑल हमारे जीडीपी का कितना परसेंट पैसा टैक्स का पैसे से आया है, तो ओवरऑल जो हमारी जीडीपी है उसका 11.8% पैसा टैक्स से आया है, और ये आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर 11.6% था, इस बार की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है 2024-25 में लगभग 11.8% हमें देखने को मिलेगा, और पिछले साल का 11.6%, जिसमें डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा है 6.8% और इनडायरेक्ट टैक्स आपको 5% का देखने को मिलेगा, जिससे पैसा आया है यहाँ पर सरकार के पास। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इस पर हमने कई बार चर्चा भी की थी। राजकोषीय घाटा पूरे के पूरे बजट में सबसे ज्यादा जो नजर होती है ना, किसी भी बाहर के इन्वेस्टर की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की, या वो है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, कि सरकार अपने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए टारगेट कर रही कि नहीं। तो बहुत अच्छी बात देखी, सरकार का फिस्कल डिसिप्लिन हमें यहाँ पर भी देखने को मिला, और जैसा हम लोग लगातार बात करते हुए चले आ रहे थे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर आरबीआई ने डिविडेंड अच्छा खासा दिया है, सरकारी कंपनियों ने भी बहुत सारा लगभग 15-16 हज़ार करोड़ रुपए के अराउंड डिविडेंड गया है सरकार पास, तो फिस्कल रूम बहुत अच्छा है और सरकार के पास एक अच्छा खासा यहाँ स्पेस हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको फिस्कल डेफिसिट का हमारा टारगेट जो है 4.9% ऑफ द जीडीपी आपको देखने को मिलेगा, और सरकार ने कहा है 2025-26 के लिए, यहाँ लिखा नहीं मैं लिख देता हूँ, सरकार ने कहा 2025-26 के लिए हमारा जो 4.5% जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको हम मेंटेन रखते हैं। तो आने वाले समय में इस साल का जो हमारा लक्ष्य है 2024-25 के लिए वो 4.9% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट का टारगेट हम देखने को मिलेगा। पिछला हम पहले 5.9 कह रहे थे, लेकिन बाद में हमने उसको रिड्यूस करके 5.8% आपको जो है वो देखने को मिल रहा था। ये रिवाइज एस्टिमेट आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द लेटेस्ट वन। ठीक है, तो 5.8% ऑफ द फिस्कल डेफिसिट, और ये नंबर याद रखिएगा इस साल का कितना है 4.9%। ठीक है, और आगे आने वाले ईयर में 2025-26 में हम 4.5% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अब हम थोड़ा सा अब बजट पर चर्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ फिस्कल नंबर्स आपको दिखा दिए, नंबर्स आपके दिमाग में रहने चाहिए क्योंकि नंबर्स से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल बजट में हमारा कहां कहां फोकस किया गया, और डिटेल में जितने भी प्रेजेंटेशंस थे गवर्नमेंट के, ऑलमोस्ट मैंने सारे प्रेजेंटेशंस के थ्रू गो थ्रू किया, और वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए ऐड कर दी है। तो बहुत ज़्यादा मैं थ्योरी पूरा भरा रहे बोर्ड पर,
आई डोंट बिलीव ऑन दैट, है ना, तो उस पर मैं थोड़ा कम भरोसा करता हूँ। ग्राफिक्स के फॉर्म में आराम से चीज़ें समझते चलते हैं। ऐसा मत सोचिए कि वो थ्योरी वाला नोट्स नहीं होगा, वो भी नोट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, वो हम आगे देखेंगे। चलिए, सबसे पहले बात रोड मैप फॉर परस्यूट ऑफ विकसित भारत। जब हम 2047 की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट विकसित भारत, तो ऐसे में विकसित भारत के लिए 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हमारे होने चाहिए। तो 4 इंपॉर्टेंट कास्ट्स जो हैं, 4 हमारे इंपॉर्टेंट जो मुख्य जातियां हैं, इन पर हमें फोकस करना है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें, गरीब हो गया, महिला हो गया, युवा हो गया और अन्नदाता, ठीक है। तो इसको लास्ट ईयर जो है यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने इसको एक कीवर्ड, एक एक्रोनिम दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मेरे को याद आ रहा, इसको निर्मला सीतारमण जी ने पिछले बार ज्ञान कहा था जब फरवरी में बजट आया था। तो उसमें हमारे पास हो गया गरीब, तो जी से हो गया गरीब, है ना, वाई से हो गया युवा, तो युवा, और साथ ही साथ अन्नदाता ए, और एन से नारी शक्ति, है ना, एन से नारी शक्ति। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर हम विकसित भारत की अगर हम बात कर रहे हैं 2047 की, तो हमें ज्ञान पर फोकस करना है, ठीक है। तो लास्ट ईयर मतलब इस साल फरवरी में तो उन्होंने एक्रोनिम यूज किया था, इस बार तो नहीं यूज किया, लेकिन मैं आपको बताता हूं, उन्होंने कहा था ज्ञान शब्द का, ज्ञान वर्ड का यूज किया था, ठीक है। तो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये अगर हम विकसित भारत की बात करते हैं तो इनका जो है, इनको सेंटर में रख के हमें काम करना होगा। और जो इस बार का आपको पूरा बजट देखने को मिलेगा वो इसी थीम पर बेस्ड है, जिसमें सरकार जो है अन्नदाता मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बातें की गई हैं, गरीब के लिए काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा बजट में, महिलाओं के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कुछ है, और साथ ही साथ युवाओं की बात करें तो युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, यूथ वगैरह, जॉब क्रिएशन वगैरह की भी काफ़ी बातें कही गई हैं। तो ये 4 सेगमेंट में आपको फोकस किया गया है, किस पर, ज्ञान पर। तो गरीब हो गया, युवा हो गया, अन्नदाता हो गया और नारी शक्ति हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा 4 पिलर है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, इस बार की बजट की थीम क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वी कैन डायरेक्टली एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन कि भाई इस बार की बजट की थीम क्या है। तो इस बार की बजट की थीम में 4 चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्या क्या है? एक, हमें देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, तो सबसे पहला फोकस सरकार का रोजगार का। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। अगर आप याद करिए, कल मैंने आपको जब इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट बताया था तो उसमें चीफ इकोनॉमी एडवाइजर साहब यही कह रहे थे कि हमें जो है बैलेंस मेंटेन करना है। हमारा जो यूथ है विल हैव टू मेक देम स्किलफुल सो दैट जो हमारी इंडस्ट्रीज के आगे चल के रिक्वायरमेंट होगी, इंडस्ट्रीज की जो नीड होगी, उसको हमारे जो यूथ है, जो युवा है, वो उसको मैच कर सके। ऐसा ना हो कि हमारे पास किताबी नॉलेज हो, वी डोंट हैव एनी स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़, हमारे पास स्किल ना हो और हम इंडस्ट्री को फिर सर्विस ना प्रोवाइड कर पाएँ। तो हमारा जो एजुकेशन है प्लस एज वेल एज जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको हमें मैच करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये हमारे पास आपको देखने को मिलेगा स्किलिंग, ठीक। अगला हमें देखने को मिलेगा MSME। कल भी हमने इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में इस पर चर्चा की थी कि हमारे देश में हमें MSMEs पर, छोटे लघु और कुटीर उद्योग पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी ये बात कही गई थी, वहाँ पर भी ये चर्चा हुई थी कि हमारे यहाँ पर माइक्रो कंपनी है, उसके बाद स्मॉल मीडियम गायब है ना, स्मॉल कम है, मीडियम हो गई सीधे या फिर लार्ज हो गई। तो बीच में जो बहुत सारी माइक्रो कंपनीज हैं, विल हैव टू प्रोवाइड देम सपोर्ट सो दैट दे कैन ग्रो, उनको हमें ग्रो करना है। और ऐसे में MSME सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना होगा एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उस पर जो है काफ़ी हमें फोकस करना होगा। अब जो फ्रेंड्स हमें MSME सेक्टर पर फोकस करना है, तो आपको मैं बता दूं, आगे चल के हम एक बहुत बड़ी स्कीम का भी नाम सुनेंगे। मैंने शॉर्ट में भी आपको बताया था कि सरकार ने मुद्रा योजना, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, जो कि माइक्रो यूनिट्स के सपोर्ट के लिए बहुत बड़े लेवल पर काम करती है, जिसमें शिशु, किशोर, तरुण स्टेज आपको देखने को मिलते हैं। 50,000 तक का लोन, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख तक का लोन तरुण स्टेज में, उसको सरकार ने डबल कर दिया है और 10 लाख रुपए से लिमिट बढ़ा के इसको 20 लाख कर दिया है। तो अब तरुण स्टेज के अंदर अगर आपने पिछला कर्जा पूरा भर दिया है समय से, तो ऐसे में आपको 10 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन हो जाएगा। वो भी हम आगे बात करेंगे। तो MSME पर काफी फोकस किया गया है यहाँ पर एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक। इसके अलावा आता है मिडिल क्लास, है ना। मिडिल क्लास जो कि एक तरीके से जैसे सैंडविच के बीच का आलू होता है ना, वो हमेशा जो है फंसा हुआ आपको देखने को मिलता है। जब कभी भी बजट आता है ना, तो हमेशा मिडिल क्लास की ये शिकायत रहती है कि यार इस बार बजट में हमारे लिए कुछ नहीं रहा, या तो अमीर क्लास के लिए टैक्सेस में कुछ रिलैक्सेशंस,
या कुछ टैक्स बेनिफिट्स या फिर गरीब के लिए होता है, बट मिडिल क्लास हमेशा फंस जाता है। तो मिडिल क्लास के लिए भी इस बार बजट में हमें टैक्स में काफ़ी कुछ जो है छूट हमें देखने को मिल रही है। एंड दिस पर्टिकुलर बजट इज ऑल्सो गुड फॉर द मिडिल क्लास सेगमेंट। बट सरकार ने काफ़ी स्मार्टली एक गेम खेला है। गेम खेलने का मतलब जो है काफ़ी स्मार्टली अपने बजट को मैनेज किया है। हाउ दे मैनेज दैट बजट, उस पर हम बात करेंगे। वो मेरा अपना पर्सनल जो है व्यू है ना, उस पर अभी हम आगे चर्चा करेंगे और बाकी कई लोगों को कहना, बट फिलहाल मैं अपने प्रोस्पेक्टिव पर उसको कहूँगा। तो यहाँ पर हमें याद रखिएगा एमएसएमई तो आप ध्यान रखिएगा, ईएसएमएम भी ध्यान रखिएगा। ईएसएमएम क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद स्किलिंग, फिर उसके बाद एमएसएमई और फिर उसके बाद मिडिल क्लास। ईएसएमएम है ना, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा। बजट की थीम पूछा जाएगा, बजट इस बार इनमें से किस थीम पर फोकस रहा, तो ध्यान रखिएगा रोजगार पर, स्किलिंग पर, साथ ही साथ एमएसएमई और मिडिल क्लास पर। ठीक है, तो इस पर इस बार का बजट हमारा थीम रहा। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी फॉर द विकसित भारत, है ना। अब हम देखना चाहते हैं कि जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आखिरकार हमारे विकसित भारत की क्या प्रायोरिटी है, कौन सी चीजें हम प्रायोरिटी बेसिस पर रखेंगे, व्हाट आर द प्रायोरिटीज फॉर अस, कौन सी चीजें जो हम प्राथमिकता पर रखना हम चाहेंगे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रोडक्टिविटी एंड रिजिलियंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जिस तरीके से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और सबसे ज्यादा अगर हमें टेंशन होती है ना, कभी आईफोन का प्राइस बढ़ जाता, BMW मर्सिडीज महंगी हो जाती, हम टेंशन नहीं लेते। लेकिन यार अगर खाने पीने के वस्तुओं के दाम महंगे हो जाते हैं, दालें महंगी हो जाती हैं, टमाटर आलू प्याज महंगा हो जाता है, सो वी यूज टू बी इन टेंशन। हमें टेंशन होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि यार उसके बिना काम नहीं चल सकता। वो चाहे अंबानी अडानी हो, चाहे सबसे अमीर आदमी हो, चाहे वो देश का सबसे गरीब आदमी हो, ये वो चीजें हैं जो सभी के सभी कंज्यूम करते हैं, सभी के सभी यूज करते हैं। तो ऐसे में एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और अनुकूलनीयता, है ना, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, है ना। अब अनुकूलता की यहां पर बात क्यों हो रही है, यहां पर रिजिलिएंट की क्यों बात हो रही है? द वे दैट क्लाइमेट इज चेंजिंग, जिस तरीके से एनवायरमेंट पर्यावरण चेंज हो रहा है, उसको अगर ध्यान में रखकर हम अपने यहाँ क्रॉप्स के प्रोडक्शन को अगर नहीं फोकस करेंगे तो हमारे यहाँ क्रॉप यील्ड नहीं बढ़ेगी और ऐसे में ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फूड इज द नंबर वन प्रायोरिटी। ठीक है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे बजट में तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको एग्रीकल्चर सेगमेंट में निर्मला सीतारमण जी बात करते हुए अपनी स्पीच में आपको देखने को मिलेंगी। एग्रीकल्चर, युवा और यूथ वगैरह पर काफी चर्चा की गई है और उसी थीम पर पूरा बजट आपका बढ़ता हुआ आपको आगे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो है सरकार कह रही है कि हम परिवर्तनकारी कृषि अनुसंधान केंद्र, मतलब एग्रीकल्चर सेगमेंट में हमें ट्रांसफॉर्मेशन और रिसर्च की जरूरत है। और ऐसे में सरकार कह रही है कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करेंगे, एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप करेंगे और फोकस करेंगे कि किस तरीके से हमारे देश में प्रोडक्टिविटी और क्लाइमेट रिजिलिएंट वैरायटी जो है हम बनाएं। मतलब हम ऐसी फसलों का उत्पादन करें जिस तरीके से हमारे यहाँ पर्यावरण में, एनवायरमेंट्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो उन पर्टिकुलर जो फूड ग्रेन्स रहेंगे वो उनकी एडेप्टेबिलिटी इतनी अच्छी रहेगी कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसके बावजूद भी वहां अच्छा उत्पादन होगा। उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, और जिसमें सरकार कह रही है कि यहां पर ये पॉइंट है, देखिए, रिलीज ऑफ न्यू वेराइटीज, है ना। सरकार कह रही है कि हम नए वेराइटी के सीड्स की अवेलेबिलिटी कराएंगे और ऐसे में 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रिजिलिएंट वेराइटीज ऑफ 32 फील्ड and horticulture crops will be released for cultivation by the farmers। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बजट के अंदर। ये सरकार कह रही है कि हम 100 नए वैरायटी के हाई यील्ड, मतलब बहुत अधिक उत्पादन क्षमता वाली बीजों का हम जो है सप्लाई करेंगे फार्मर्स को। और ऐसे 32 जो है कृषि और बागवानी, मतलब फूड ग्रेन्स और साथ ही साथ फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, 100 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में हम जारी करेंगे। तो मैंने आपको कहा कि एक तो रिसर्च हम करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छे से रिसर्च हो सके, ऐसे ऐसे इनोवेटिव हम प्रोडक्ट्स वहां पर बना सकें जो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर काम कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, नई किस्मों को, नई हम हाई यील्ड वैरायटी के क्रॉप यील्ड्स ले आएंगे और इसकी कितनी वैरायटीज रहेंगी? 109
109 टाइप की नई पैदावार वाली जलवायु और अनुकूल किस्में हम सरकार जारी करेगी, और 32 कृषि और बागवानी फसलों के लिए 109, ठीक है। तो खेती बाड़ी के लिए 32 और बागवानी फसलों के लिए 109 नई वैरायटी सरकार शुरू करेगी, जिनको हम बड़े लेवल पर प्रोड्यूस कर पाएंगे। और आपको पता है हम लोग जो है श्री अन्न मतलब मोटे अनाज पर, है ना, जिसको मिलेट्स के हम कहते हैं, मिलेट्स पर सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। जैसे बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार वगैरह हो गया, रागी वगैरह हो गया, इन पर सरकार काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि मिलेट्स की स्पेशलिटी है वो हाई इन द न्यूट्रिशंस है, पोषण तत्वों में बहुत अच्छे हैं, कॉस्ट उनकी कम है, और दूसरी चीज़ कम पानी में, मतलब लो ईल्ड एरियाज में भी, लो प्रोडक्टिव एरियाज में भी वो अच्छे तरीके से उग जाते हैं, और उनके लिए इरिगेशन की ज़्यादा व्यवस्था अच्छी नहीं है, तब भी काम चल जाएगा। और हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय अनइवन मानसून है ना। मैंने आपको कल भी बताया था कि इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चिंता की गई है, और जीडीपी की ग्रोथ रेट हमारी 6.5 से 7% प्रोजेक्ट की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि जो मानसून जो हमने सीजन शुरू होने से पहले प्रेडिक्ट किया था IMD ने, वैसा अभी हमें फिलहाल नहीं देखने को मिला 20 जुलाई तक। आगे हो जाता तो दैट्स टू गुड, तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है, ठीक, ओके। इसके अलावा हम आत्मनिर्भर भारत, हम आत्मनिर्भरता चाहते हैं अपने ऊपर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके दाम बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ पर दिक्कतें बढ़ रही थी, स्पेशली ऑयल सीड्स की बात करें, तेलों की बात करें, तो सरकार चाहती है कि हम ऑयल सीड्स जैसे मस्टर्ड है, सरसों, ग्राउंड नट है, मूंगफली, सीसम है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, मतलब वो चीजें जिनसे हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार जो है कदम उठाएगी, सो दैट इसको हम अच्छे तरीके से बढ़ा सकें। सर आप कंज्यूम करते हैं मिलेट्स? नहीं, डेली बेसिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। मिलेट्स कंज्यूम करके उसको डाइजेस्ट करना इज अ लिटिल बिट ट्रिकी, मतलब उसके लिए थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, है ना, एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी सरकार कह रही है हम शुरू करेंगे, जिसमें सिस्टमैटिक, ऑर्डरली, ऑल अराउंड डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव सेक्टर्स, है ना, जो हमारे सहयोगी जो है सरकार जो है प्रणालीगत सुव्यवस्थित चौमुखी विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट है, वेजिटेबल प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। हमारे देश में सब्जियों के दाम महंगे कई बार होने के बड़े कारण ये रहते हैं कि प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी ना होने के कारण, उसकी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन होने के कारण, सप्लाई चेन में अच्छा अरेंजमेंट ना होने के कारण, मान लेते दिल्ली से मुंबई कोई फसल आनी, टमाटर ही आना है, पता चला 2 दिन में आ जाता तो वो चल जाता इधर 3-4 दिन, लेकिन वो पता चला 4-5 दिन में आ रहा है। तो सप्लाई चेन में जब डिस्ट्रप्शन होता है तो जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो कि पेरिशेबल आइटम से जल्दी खराब हो जाते हैं, तो अगर ये टाइमली नहीं पहुंचते हैं तो अगले को पैसा भी नहीं मिलता टाइमली, उनके प्राइसेस भी आपको वेरी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में सरकार कह रही है कि हम फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्टार्टअप्स को तैयार करेंगे जो वेजिटेबल सप्लाई, कलेक्शन, स्टोरेज और मार्केटिंग के लिए मदद करेंगे फार्मर्स को, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखने को मिलेगा। ये सब हमारी प्रायोरिटीज हैं फॉर द विकसित भारत। एक चीज मैं बता रहा हूं, इन सब थीम्स पर क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए नंबर्स तो आते ही हैं एग्जाम में, बट नंबर्स के साथ साथ आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए। केवल टैक्स इतना से इतना हो गया है या पैसा इतना से इतना आया है वो करके जाएंगे तो अगर पेपर आसान बना तब तो आपका कल्याण हो जाएगा, लेकिन अगर पेपर अच्छा बना और यहाँ से अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस उसने बनाए, जैसा कि एग्जाम्स का ट्रेंड है, तो आप फंस जाएंगे। और इसीलिए बजट के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्पेशली जो ग्राफिक्स के फॉर्म में जो चीज़ें अवेलेबल हैं, वो अच्छे से उनको थीम कवर अप जरूर करिएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ कवर अप कराऊं। अदरवाइज एक लाइन में टैक्सेस वगैरह जो है समरी आई हुई चार्ट में मैं आधे 20 मिनट में आराम से समेट देता बजट, कोई दिक्कत नहीं थी, बट आई एम टेकिंग टाइम हियर, है ना, और मैं आपको समय दे रहा हूँ यहाँ पर डिटेल में कवर अप कर रहा हूँ। तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ताकि पेपर में कैसा भी क्वेश्चन बने, आप इस पोजीशन में रहें कि अगर आप पढ़ रहे हैं, है ना, MCQs वगैरह प्रैक्टिस करें तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएँ। तो वो चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अदरवाइज बजट आपको बहुत सारे सेशंस देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट सेशन, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सरकार और किस पर फोकस करी है? द गवर्नमेंट इज फ्रेंड्स फोकसिंग ऑन द नेचुरल फार्मिंग। सरकार जो है नेचुरल फार्मिंग पर फोकस करी है, प्राकृतिक कृषि पर, जिसमें सरकार लक्ष्य रख रही है कि हम 1 करोड़ फार्मर्स को पूरे देश भर के अराउंड नेचुरल फार्मिंग के लिए सपोर्ट करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, उनकी ब्रांडिंग करेंगे अगले 2 सालों में। तो आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि सरकार जो है कितने फार्मर्स को जो है
प्राकृतिक खेती के लिए प्रमोट करेगी। तो अगले 2 वर्षों में सरकार जो है वो तकरीबन 1 करोड़ फार्मर्स, ऑलमोस्ट 1 करोड़ फार्मर्स को जो है उनको ट्रेन करेगी, उनको सर्टिफिकेट भी देगी और उनकी ब्रांडिंग भी करेगी, उनको मदद करेगी कि वो नेचुरल फार्मिंग करें, ठीक है, वो प्राकृतिक तरीके से कृषि उत्पादन करें। इसके अलावा सरकार जो है 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी स्टैब्लिश करेगी। बायो रिसोर्स सेंटर्स का मतलब क्या हो गया, जहां पर आपको याद हो हमारे यहाँ पर एक गोबर्धन स्कीम है ना, जिसमें गोबर से जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, उसके फर्टिलाइजर्स वगैरह के तरीके से यूज करने के लिए। तो ऐसे में सरकार जो है जैव आदान है ना, जो जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक चीजें आपको चाहिए होती हैं वहां पर फर्टिलाइजर्स के तौर पर, तो वहां पर वो मदद करेगा। इसके अलावा श्रिम्प है ना, इसके अलावा श्रिम्प प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट पर, मतलब झींगा जो है, झींगा बहुत बड़े लेवल पर कंजम्पशन होता है झींगे का इंटरनेशनल लेवल पर हमारे यहाँ पर। तो झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो फाइनेंसिंग ऑफ श्रिम्प फार्मिंग, प्रोसेसिंग और उसके एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए नाबार्ड से मदद ली जाएगी। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की मदद ली जाएगी ताकि श्रिम्प फार्मिंग हम बड़े लेवल पर कर सकें, ठीक है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार सेटअप करेगी। सरकार कह रही है कि हम फार्मर्स की और उनकी लैंड्स को अगले 3 साल के अंदर डिजिटल तरीके से कनेक्ट करेंगे। डिजिटल क्रॉप हम सर्वे करेंगे 400 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसमें किसके पास कितनी फील्ड है, कितने एरियाज हैं, वो सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे। और साथ ही साथ जन समर्थ के तहत हम किसान क्रेडिट कार्ड को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सरकार का कहना है कि जन समर्थ स्कीम के तहत सरकार क्रेडिट कार्ड जारी करेगी, 400 जिलों में डिजिटल फसल का सर्वेक्षण करेगी और 3 वर्षों में उनकी जमीनों को शामिल करने के लिए डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिकॉर्ड है वो डिजिटल रिकॉर्ड जो है मेंटेन करेगी। हाँ, किसी ने झींगा बताया, किसी ने झींगा बना के मैसेज भी किया है, ओके, गुड वन। तो झींगा की फार्मिंग का मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे फिशरीज होती है, फिश फार्मिंग होती है, वैसे झींगा का बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग जो है टारगेट करेंगे एंड फॉर दैट द नाबार्ड विल हेल्प, है ना। तो नाबार्ड जो है झींगा के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए द नाबार्ड इज गोइंग टू हेल्प, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं और हमारे जो है विकसित भारत की प्रायोरिटी क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिए, थीम पर आते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, स्किल, एमएसएमई, मिडिल क्लास, ये हमारी थीम थी, ये आप ध्यान रखिए। 4 मेजर एरियाज, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। तो अभी फिलहाल हमने अन्नदाता पर फोकस किया। अगर आप देखें तो यहां पर जो हमारी प्रायोरिटी हुई, इस पर हमने चर्चा की, किस पर, जो है यहां पर एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट और साथ ही साथ स्किलिंग की। बिना कौशल के, बिना स्किल के यहां पर काम नहीं चल सकता। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर के 3 पैकेजेस, प्राइम मिनिस्टर के पैकेज हैं, जिनमें 3 स्कीम्स जो है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको हम ELI स्कीम आपको कह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। ये क्या है? आपने PLI का नाम सुना होगा, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, कि आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज्यादा हम आपको उत्पादन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लेते हैं मैं अभी 50 मोबाइल बना रहा हूं, सरकार ने कहा देखो सर अगर आप 100 मोबाइल बनाओगे ना तो हम आपको 10 रुपए इंसेंटिव देंगे। तो मैंने थोड़ा ज्यादा प्रयास किया कि 100 मोबाइल बना लो, सरकार मेरे को 10 रुपए दे देगी। ये क्या हुआ? ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो गई। ऐसी सरकार क्या चाहती है, जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनको इंसेंटिव देना चाहती है सो दैट वो ज्यादा लोगों को जॉब दे। और इसके लिए EPFO, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई भी बंदा जो है कंपनी के अंदर जॉब करता है तो ऐसे में सरकार उसको जो है कंपनियों को कहती है कि आप उसका EPFO के थ्रू जो है उसको ऐड ऑन करिए, और उसके प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा कंपनी डालती है, कुछ वो डालता है, और वो कलेक्टिवली पैसा इकट्ठा होता है जिसको आगे यूज किया जाता है, ठीक। अब सरकार यहां पर क्या कह रही है कि अब ये काम में हम मदद करेंगे। तो सरकार इसके लिए 3 प्रोग्राम लॉन्च की है। स्कीम A है फर्स्ट टाइमर्स के लिए, स्कीम B है जॉब क्रिएशन मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और स्कीम C है सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स। क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 स्कीमें इसके अंदर, जो कि एम्प्लॉयमेंट और स्किलिंग के लिए PM पैकेज, 3 स्कीम फॉर ELI, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, मतलब अगर आप ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे तो कंपनियों को इससे इंसेंटिव दिया जाएगा, मतलब एम्प्लॉयर जो जॉब देता है उसको इंसेंटिव मिलेगा। सो व्हाट इज दीज थिंग्स, चलिए बात करते हैं।
सरकार कह रही है कि 1 महीने का हम एक्स्ट्रा वेतन देंगे अगर फॉर्मल सेक्टर के अंदर कोई बंदा जो है वहां ज्वाइन करता है इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000 रुपीज, और इससे लगभग 210 लाख जो है युवाओं को मदद मिलेगी। मतलब 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को मदद यहां पर मिलती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो 210 लाख जो है युवाओं को यहां पर मदद मिलेगी। तो देखिए, अगर आप किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 महीने का वेतन सरकार मुफ्त देगी। और कितने जो है पर्टिकुलर ये पैसा है अमाउंट 15,000 रुपए, और ये 15,000 रुपए कितनी किस्तों में मिलेगा? 3 किस्तों में टोटल 15,000 रुपए सरकार देगी। 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन सरकार जो है ऑफर करेगी जो नए बंदे जो है जॉब को जो ज्वाइन करेंगे फॉर्मल सेक्टर में। 3 इंस्टॉलमेंट ये पैसा होगा और 15,000 रुपए तक सरकार देगी, और इससे लगभग उम्मीद है कि 210 लाख युवाओं को जो है वो मदद मिलेगी। तो स्कीम है फॉर फर्स्ट टाइमर, वो बंदा जो पहली बार जॉब ज्वाइन करेगा उसके लिए एक तो मदद दी जा रही है। ठीक, अगला स्कीम फॉर जॉब क्रिएशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जॉब क्रिएशन के लिए सरकार ने क्या स्कीम शुरू की है तो देखिएगा, लिंक्ड टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज। अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई एम्प्लॉय पहली बार लिंक होता है तो हम इंसेंटिव, सरकार कह रही है कि हम इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे बोथ एम्प्लॉय को भी और एम्प्लॉयर को भी फॉर ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन द स्पेसिफाइड स्केल्स फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। शुरुआत के 4 साल हम ईपीएफओ के तौर पर वहां पर हम जो एम्प्लॉय की तरफ से और एम्प्लॉयर की तरफ से दोनों तरफ से हम पैसा डालेंगे, और इससे लगभग 30 लाख युवाओं को मदद मिलेगी। फिर से सुनिएगा, देखिए ये आपकी कंपनी है और ये आप हैं, आपकी फर्स्ट जॉब है, आपकी नई जॉब लगी, नई नौकरी लगी, इस कंपनी ने आपको रखा। तो कंपनी और आपको क्या करना पड़ता है, ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको कंट्रीब्यूशन करना रहता है दोनों लोगों को, जिसमें आपकी तनख्वाह से लगभग 12.5% अगर हम देखें तो कुछ पैसा 12.5% पैसा ये डालता है और आपको अपनी तरफ से कुछ पैसा 12.5% उतना भी डालते हैं आप। तो दोनों लोग आप पैसा डालते हैं तो आपका फंड यहां तैयार होता है। ठीक, अब यहां पर सरकार क्या कह रही है कि आप दोनों लोग टेंशन मत लीजिए। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं, विनिर्माण वाले क्षेत्र में आते हैं, तो 4 साल तक हम पैसा डालेंगे, 4 ईयर तक हम फंड्स प्रोवाइड करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, जो कंपनी है वो नए लोगों को जॉब देने के लिए तैयार रहेगी, न्यू यूथ्स को या नए युवा को जॉब देने के लिए तैयार होगी। और ऐसे में चूंकि सरकार 4 साल तक यहां पर मदद करेगी तो इससे हम उम्मीद करें लगभग 30 लाख यूथ को बेनिफिट मिलेगा, लगभग 30 लाख युवाओं को इससे फायदा मिलेगा। द आइडिया बिहाइंड दिस वन इज द न्यू जॉब क्रिएशन, ताकि नई जॉब जनरेट हो सके। ठीक, और ऐसी ही सरकार और क्या कह रही है, स्कीम टू सपोर्ट एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स मतलब जो रोजगार देता है, ठीक है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय में कंफ्यूज मत होइए, एम्प्लॉयर्स मतलब जो जॉब देता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट रिम्बर्स कर देगी ईपीएफओ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर अप टू 3,000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 ईयर ऑल न्यू हायर्स। सरकार कह रही है कि अगर कोई कंपनी ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट करती है नए युवाओं को, तो ऐसे में 2 साल तक उसके जो 3,000 रुपए तक जो उसको इंसेंटिव आप मतलब ईपीएफओ में जो उसका पैसा कंट्रीब्यूशन करेंगे, वो सारा पैसा हम वापस कर देंगे आपको। और ऐसे में 50 लाख जो है जॉब्स को बेनिफिट मिलेगा, और इससे लगभग 50 लाख जॉब्स जो है जनरेट होंगी। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 साल, अदर सेगमेंट के लिए 2 साल, जिसमें सरकार 3,000 रुपए पर एम्प्लॉय मैक्सिमम वापस कर सकती है 2 साल तक के लिए। और यहां पर जो नया बंदा ज्वाइन करेगा 15,000 रुपए उसकी 1 महीने की जो सैलरी है 3 इंस्टॉलमेंट में सरकार प्रोवाइड कर देगी। 210 लाख युवाओं को यहां पर मदद मिलेगी। तो ये यूथ के लिए एक बड़ा सेगमेंट है, ये स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये फर्स्ट टाइमर के लिए, और ये एम्प्लॉयर्स के लिए जो जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। देखिए इतनी बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव स्कीम। नए एम्प्लॉय ज्वाइन करिए, इंसेंटिव मिलेगा आपको। ठीक है, एम्प्लॉय लिंक इंसेंटिव स्कीम। देखिए और डिटेलिंग आएगी, सो विल डिस्कस, बट अभी फिलहाल जो बजट में जो पॉइंट्स आए हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉयज लिंक इंसेंटिव स्कीम, इनके सबकी तरफ से जो है आगे भी ईपीएफओ वगैरह की भी तरफ से डिटेल्स आएंगे, सो विल डिस्कस। वही बात हिंदी में भी लिखी हुई, फटाफट देख लेते हैं। तो सभी औपचारिक क्षेत्रों में जो फॉर्मल सेक्टर्स हैं, पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले को 3 किस्तों में 15,000 रुपए तक 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। इससे 210 लाख युवाओं को लाभ मिलेगा। पहली स्कीम है। दूसरी स्कीम है विनिर्माण क्षेत्र के लिए,
पहली बार रोजगार प्राप्त करने से संबंध प्रथम 4 वर्ष में अंशदान देने के लिए विशिष्ट पैमाने पर ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी और नियोक्ता को दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे 30 लाख युवाओं को मदद मिलेगी। अगली स्कीम, सरकार ने नियोक्ताओं को ईपीएफओ अंशदान के लिए उन्हें 2 वर्ष तक 3,000 रुपए की क्षतिपूर्ति करेगा, मतलब पैसा देगा, प्रतिपूर्ति करेगा, और इससे लगभग 50 लाख युवाओं को मौका मिलेगा। तो सारे प्रेजेंटेशन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो प्रायोरिटीज फॉर विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं ये रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, क्लियर है सभी को? देखिए समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। टेंशन मत लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर से थोड़ा बड़ा ही बजट रहेगा, बट विल बी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, हाँ चलिए, क्योंकि बजट आपके लिए नया है तो मेरे लिए भी नया ही है। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट विल डिस्कस। चलिए, अब तो ये बात होगी रोजगार की। सो नाउ टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जॉब। नाउ व्हाट अबाउट स्किलिंग? अब हम स्किल पर आते हैं। तो अभी हमने जॉब की बात कर ली, अब हम आते हैं स्किल पर। सो व्हाट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू फॉर स्किल? तो यहां पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री पैकेज 4th स्कीम की अगर बात करें तो वहां 3 स्कीमें थी। एक्चुअल में पीएम पैकेज के अंदर 5 स्कीमें हैं, इसमें 3 स्कीम हमने देख लिया, वो युवाओं को जॉब जनरेट करने के लिए है। 4थी स्कीम है हमारे पास स्किलिंग प्रोग्राम है, जिसमें सरकार क्या करी, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर याद रखिएगा, इसको छाप लीजिएगा दिमाग में। सरकार कह रही है 20 लाख युवाओं को, 20 लाख यूथ को विल बी स्किल्ड ओवर द 5 ईयर पीरियड। अगले 5 साल में सरकार कह रही कि हम 20 लाख युवाओं को स्किल प्रोवाइड करेंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे। इसमें से सरकार कह रही है कि हम 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड करेंगे हब एंड स्पोक में। स्पोक का मतलब क्लस्टर। तो लगभग 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है डेवलप किए जाएंगे। इसमें बेसिकली आईटीआई वगैरह को जो है मदद ली जाएगी, आईटीआई वगैरह के इंस्टीट्यूशन की। अरेंजमेंट विथ आउटकम ओरिएंटेशन, जिससे उनको स्किल्ड हम ट्रेन कर पाएंगे, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस दे पाएंगे। और सरकार कह रही है कि आने वाले समय में कोर्स एंड जो कंटेंट है वो डिजाइन और अलाइन किए जाएंगे एज पर स्किल नीड ऑफ इंडस्ट्री। और अगर आपको इकोनॉमिक सर्वे याद हो, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर यही बात कही गई थी कि हमारे यहाँ पर जो कोर्सेज हैं, एकेडमिक में जो कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज को ऐसे डिजाइन किया जाए ग्रेजुएशंस वगैरह में कि आप काम करने के बाद आपके पास हुनर है, आप स्किल है, और डायरेक्ट आप इंडस्ट्री में कहीं जॉब कर सकें। तो हमारा जो कोर्स है, कंटेंट है, उसको हम ऐसे डिजाइन और अलाइन करेंगे कि वो स्किल नीड पूरी कर सके, इंडस्ट्री की जरूरतों को पूरी कर सके। अब एप्पल आया है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने। अब वो काम तो सभी इंडस्ट्री सिखाते हैं, बट आपको एक बेसिक जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स होती है किस स्पेसिफिक इंडस्ट्री की, उसके हिसाब से यहाँ पर काम सिखाया जाएगा एंड द यूथ विल ट्रेन्ड। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट वन। इसके अलावा वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन वर्कफोर्स है ना, महिलाओं को और ज्यादा जो है कोलैबोरेट करके महिलाओं के लिए, जहां पर वो इंडस्ट्री में काम करेंगी वहां पर महिलाओं के लिए हॉस्टल्स हैं, और साथ ही साथ क्रीचेस मतलब जहां पर बच्चे वगैरह जो है, जो छोटे बच्चे वगैरह जो है, अगर लेडीज जॉब करने जा रही है, वुमेन्स जॉब करने जा रही हैं, अगर उनका बेबी है तो वहां पर बेबी वगैरह आराम से खेल सकता है। तो क्रीचेस जो है, पॉइंट्स जो है, वहां पर मिल्क फीडिंग वगैरह भी करा सकती महिलाएं, तो वो सेंटर्स जो है खोले जाएंगे, तो वहां पर मदद की जाएगी महिलाओं को। सरकार कह रही है कि लगभग 7.5 लाख रुपए का, लगभग 7.5 लाख रुपए गारंटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड। सरकार कह रही है कि हम युवाओं को 7.5 लाख रुपए का फंड प्रोवाइड करेंगे, 7.5 लाख रुपए तक का लोन देंगे, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। और ऐसे में जो सरकार गारंटी ले रही है इस पर्टिकुलर लोन की, उससे लगभग 25,000 युवाओं को हर साल मदद मिलेगी। तो सरकार जो है स्किल डेवलपमेंट्स के लिए, अगर आप कोर्सेज वगैरह करते, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में सरकार जो है यहाँ पर फंड प्रोवाइड करेगी, और सरकार इससे जो पैसा मिलेगा उससे लगभग 25,000 युवाओं को हर साल मदद मिलेगी। लगभग 7.5 लाख रुपए की लोन की गारंटी सरकार देगी। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 7.5 लाख रुपए की गारंटी। और सरकार क्या कह रही, सरकार कह रही कि हम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लोन लगभग 10 लाख रुपए का फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए पढ़ाई करना चाहते हैं तो सरकार आपको 10 लाख रुपए तक की मदद करेगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको घरेलू संस्थानों में ही पढ़ना होगा। ऐसा नहीं ऑक्सफोर्ड जाके पढ़ना है, वहां लंदन जाके पढ़ाई करनी, उसके लिए पैसा दे सरकार, नहीं। सरकार कह रही है कि हम जो है एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे युवाओं को, यूथ को, हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन हम प्रोवाइड करेंगे, और डायरेक्ट
इसके अलावा सरकार जो है स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ई वाउचर प्रोवाइड करेगी 1 लाख स्टूडेंट्स को लगभग हर साल। सो 1 लाख स्टूडेंट्स एवरी ईयर डायरेक्ट ई वाउचर मिलेगा। ई वाउचर का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वाउचर। अगर आपने ई रूपी प्लेटफॉर्म पढ़ा तो इलेक्ट्रॉनिक वाउचर्स के थ्रू उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। और एनुअल इंटरेस्ट सबवेंशन जो है 3% का आपको देखने को मिलेगा। तो सरकार कह रही जो 10 लाख रुपए आपको लोन मिलेगा है ना, उसमें 3% की छूट ब्याज की हमारी तरफ से भी रहेगी। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या होती है इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं अगर मैं अभी पढ़ाई का लोन लूं तो मान लेते हो 10% पर लोन है। अब सरकार कह रही है कि 3% की छूट हम देंगे। तो अगर मैं कोई लोन लेता हूं 10 लाख तक का, तो ऐसे में क्या होगा, 3% सरकार देगी, 7% मेरे को देना पड़ेगा, 10% का लोन हो गया। तो 3% की सरकार वहां पर छूट भी देगी, लोन भी देगी और छूट भी देगी। लोन फ्री में नहीं है, ध्यान रखिए लोन वर्ड लिखा है, दैट मींस यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। दिस इज फॉर द स्किल डेवलपमेंट। तो सरकार ने कहा कि 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। 1000 औद्योगिक संस्थानों में हम हब और स्पोक मॉडल तैयार करेंगे, क्लस्टर्स वगैरह तैयार करेंगे। महिलाओं के लिए हॉस्टलों की स्थापना, साथ ही साथ शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। 7.5 लाख रुपए तक गारंटी ऋण, 25,000 छात्रों को इससे मदद मिलेगी। 10 लाख रुपए तक उच्च शिक्षा के लिए मदद मिलेगी, 1 लाख रुपए का वाउचर और 3% की ब्याज की सहायता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो हमने देख लिया एग्रीकल्चर सेगमेंट पर बात कर ली और हमने बात कर लिया स्किल एंड यूथ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अगला है हमारे पास इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सरकार चाहती है कि हम समावेशी विकास करें सभी मानव संसाधनों का और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय उपलब्ध करा सकें। तो ऐसे में हमारे देश के अंदर पूर्वोत्तर राज्य, ईस्टर्न स्टेट्स पर काफी फोकस किया गया यहाँ पर। और सरकार जो पूर्वोत्तर राज्य है उसके लिए हिंदी में वर्ड यूज किया है पूर्वोदय। पूर्वोदया नाम यूज किया गया है। विकास भी और विरासत भी, क्योंकि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव्स पर अगर आप देखें तो ये रीजन्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और यहाँ पर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। प्लान फॉर एंडाउनमेंट रिच स्टेट्स, जैसे ईस्टर्न पार्ट्स कवरिंग, जैसे बिहार का रीजन हो गया, झारखंड हो गया। यहाँ पर मिनरल्स जो है अगर बात करें, स्पेशली ये मिनरल रिच स्टेट है, बट जिस तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट यहाँ नहीं है। सो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, सो दैट ये विकसित भारत में कंट्रीब्यूट कर सके। तो सरकार एक पूर्वोदय स्कीम जो है शुरू करेगी, ईस्टर्न पार्ट्स कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इसके अलावा सरकार शुरू करेगी अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो अमृतसर से कोलकाता के बीच में एक बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सरकार डेवलप करेगी। एंड विथ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल नोड ऑफ एट गया, है ना। तो गया यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट रीजन्स के लिए काफी पॉपुलर है, बिहार में आपको गया देखने को मिल जाएगा, तो उस रीजन में। इसके अलावा सरकार कह रही है कि एलोकेशन ऑफ मोर देन 3 लाख करोड़ रुपीज सरकार खर्च करेगी फॉर द बेनिफिटिंग ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। तो महिलाओं और गर्ल्स के लिए 3 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। तो पूर्वोदय, विकास भी, विरासत भी, तो इन राज्यों को मदद की जाएगी, है ना। तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट्स भी हैं, देखते हैं, है ना। तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये स्कीम का नाम ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, पीएम जुग स्कीम, है ना, सही है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इंप्रूव करेगी सरकार सामाजिक और आर्थिक स्थिति ट्राइबल कम्युनिटीज की, जो जनजातियां हैं, कवरिंग 63,000 विलेजेस बेनिफिटिंग अराउंड 5 करोड़ ट्राइबल पीपल। तो सरकार पीएम, अब मैं जो पढ़ पा रहा हूं पीएम जुगा लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्रामीण अभियान स्कीम के तहत 63,000 गांव, जो कि ट्राइबल क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में 63,000 गांव हैं, उससे हम तकरीबन 5 करोड़ ट्राइबल लोगों को मदद करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू सपोर्ट अराउंड 5 करोड़ ट्राइबल पीपल्स इन 63,000 विलेजेस और ट्राइबल रीजन्स, ठीक है। तो लगभग 63,000 एरियाज में सरकार मदद करेगी। इसके अलावा मोर देन 100 ब्रांचेस, लगभग 100 से ज्यादा ब्रांचेस खोलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, विल बी सेटअप इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। पूर्वोत्तर राज्यों में
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100 से ज्यादा ब्रांचेस आपको शुरू करते हुए आपको देखने को मिलेगा। सो दैट मीन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के एस्पेक्ट को भी यहां पर प्रमोट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और बिहार में काफी फोकस किया गया है। आंध्र प्रदेश हैज गॉट द स्पेशल पैकेज, जैसे हम लोग बात भी कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज मिल सकता है। चंद्रबाबू नायडू हैज डिमांडेड द स्पेशल पैकेज, और वास्तव में यहाँ पर स्टेट्स की कैपिटल्स वगैरह को डेवलप करने के लिए दे नीड मोर एंड मोर फंड्स। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। यहां से आप क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे। सरकार ने एक सबसे बड़ा अमाउंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, लगभग फाइनेंशियल सपोर्ट लगभग 15,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट अरेंज किया है FY 2024-2025 में। और जैसे ही, अगर आपने स्पीच देखी हो निर्मला सीतारमण जी की, जैसे ही इन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था तो अपोजिशन पार्टी ने काफी हल्ला करना शुरू कर दिया था संसद के अंदर। ठीक है, तो ये स्कीम का जैसे अनाउंसमेंट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। इसके अलावा कंप्लीटिंग पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, है ना। तो फूड सिक्योरिटी के लिए, है ना, पोलावरम जो है इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है उसको इंश्योर करेगी सरकार ताकि सिंचाई की व्यवस्था बनी रहे। इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज वाटर, पावर, रेलवेज, रोड्स वगैरह के लिए ये पूरा जो है पैसा यूज किया जाएगा, जिसमें कोपार्थी नोड ऑन वाइजैक विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ओराकल नोड, हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह डेवलप किए जाएंगे। तो हैदराबाद बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपको देखने को मिल जाएगा, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वगैरह सेटअप किए जाएंगे, जिसमें पानी की व्यवस्था, पावर है, रेलवेज है, रोड कॉरिडोर्स, ये सब डेवलप किए जाएंगे। एंड फॉर ऑल दीज थिंग्स दिस पर्टिकुलर 15,000 करोड़ रुपीज विल बी यूटिलाइज। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए ये जो है यूटिलाइज किए जाएंगे। सो आंध्र प्रदेश के लिए देयर इज स्पेशल पैकेज फॉर देम। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये हमने देखा कि 63,000 गांव, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, है ना। तो हमने देखा प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, 63,000 गांव, 5 करोड़ जनजाति लोगों को मदद, 100+ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, पूर्वोत्तर राज्यों में। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 15,000 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल जाएगा और 24-25 में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला, अब सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में क्या करने जा रही है, इस स्लाइड से एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पक्का बनेगा। देख लीजिए ध्यान से, क्या है सरकार मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए फिलहाल क्या कर रही है। सो व्हाट अबाउट मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज सेगमेंट। तो सरकार कह रही है कि हम न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर MSME क्रेडिट, सरकार कह रही है कि MSME को कर्जा देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए हम नए मॉडल को तलाश रहे हैं और नए मॉडल पर उसमें काम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बजट का एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपको देखने को मिलेगा, ये सरकार ने मुद्रा योजना, मुद्रा जो स्कीम है, मुद्रा जो लोन है, उसकी लिमिट मैक्सिमम पहले 10 लाख थी, उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया है, लेकिन तरुण स्टेज की कैटेगरी के लिए। तो ध्यान से सुन लीजिए क्या है, देख लीजिए। हमारे पास मुद्रा स्कीम है, योजनाएं मैं आपको अलग से कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए योजनाओं के लिए, बजट की लेटेस्ट जो है मुद्रा स्कीम है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी इसको हम लोग कहते हैं। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। देखिए इस स्कीम में 3 स्टेजेस हैं लोन की, शिशु स्टेज, किशोर स्टेज और तरुण स्टेज। कैसे याद रखना है, बच्चा जब छोटा होता है खर्चे कम होते, शिशु स्टेज में 50,000 तक का लोन, इसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन, और इसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता था, अप टू 10 लाख रुपीस तक का लोन, मैक्सिमम लोन 10 लाख तक का। अब सरकार क्या कह रही है, इसमें नया अपडेट क्या है, सरकार कह रही है कि अगर आप मुद्रा योजना के अंतर्गत, ये किस चीज की स्टेजेस है, आपके बिजनेस की स्टेजेस हैं। अगर आपका बिजनेस बिल्कुल शुरुआती दौर में है, बिल्कुल इनिशियल फेज में है, तो आपको 50,000 तक का लोन, शुरुआती दौर में बिल्कुल थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, थोड़ा सा आप पुराने समय से काम कर रहे हैं, तो 50,000 से 5 तक का लोन, और थोड़ा आपको बिजनेस एक्सपेंशन करना है, थोड़ा और बड़े लेवल पर काम करना है, तो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। अब सरकार ने क्या कहा है, इस मुद्रा स्कीम में जो मैक्सिमम लोन की लिमिट थी तरुण स्टेज के लिए 5 से 10 लाख की, इसको हम बढ़ा के कर रहे हैं 20 लाख।
ये 20 लाख रुपए तक हो गई, अप टू 20 लाख रुपीज है, ध्यान रखिएगा। लेकिन कब? जब आपने पिछला लोन जो है वो समय से वापस कर दिया हो, अगर आपने प्रीवियस लोन जो है टाइमली पेमेंट कर दिया हो। सो इफ यू हैव पेड योर प्रीवियस लोन ऑन द टाइमली बेसिस, पुराना कर्जा समय से भर दिया हो, तो ऐसे में तरुण स्टेज के अंदर नाउ यू कैन गेट अप टू 20 लाख रुपीज लोन। आपको 20 लाख रुपए तक लोन में मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। विल एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन। ठीक, सरकार साथ ही साथ कह रही है कि एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, अगर स्ट्रेस सिचुएशन में आते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, तो ऐसे में सरकार कह रही अब एमएसएमई को हम डायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। सरकार कह रही कि हम एक क्रेडिट फंड स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट सपोर्ट देंगे एमएसएमई को ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, ताकि हमारी जो छोटे लघु और कुटीर उद्योग की कंपनीज हैं उनको ज्यादा दिक्कतें ना हो, उनको स्ट्रेस सिचुएशन से बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इस नाम को। ठीक है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक, अगला क्रेडिट गारंटी स्कीम, सरकार कह रही कि हम एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लाएंगे। अच्छा, ये फ्रेंड्स क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या होती है? जैसे अभी कभी आप बैंक से पैसा कर्ज में लेते हैं अगर एमएसएमई, तो उनको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। क्रेडिट गारंटी स्कीम में क्या होता है? सरकार अमाउंट रिलीज करती है, सरकार कहती है बैंकों से कि तुम लोग पैसा दो और इनकी गारंटी हम दे रहे, तो आपको कोलेट्रल फ्री, मतलब गारंटी फ्री आपको लोन मिल जाता है। तो एमएसएमई को डायरेक्ट लोन मिल जाता है क्योंकि सरकार वहां पर आपकी गारंटी ले रही होती है। तो सरकार वहां पर पैसा, अगर आप डिफॉल्ट करते तो द गवर्नमेंट विल पे फंड्स टू द बैंक। तो ऐसी गारंटी स्कीम हम लॉन्च करेंगे। सरकार कह रही है हम ट्रेड रिसीवेबल जो है, जो सिस्टम TREDS जो सिस्टम है, जिसमें टैक्स डिपॉजिट और डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम जो है, इसमें पहले एक लिमिट हुआ करती थी 500 करोड़ की। किसी अगर कंपनी को जुड़ना है तो लिमिट वहां टर्नओवर की थी 500 करोड़ की थी, उसको घटा के 200 या 250 करोड़ कर दिया गया है। अभी मैं चेक कर लूंगा, शायद 250 करोड़ किया गया, अभी आगे वो आएगा, सो विल चेक दैट। साथ ही साथ एमएसएमई की यूनिट्स की अगर बात करें, फूड रिडक्शन हो गया, साथ ही साथ क्वालिटी हो गया, और सेफ्टी टेस्टिंग पर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो इस पूरे पेज पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज दिस, ध्यान रखिएगा इसको। तो आप देख सकते हैं कि खाद्य अभिकिरण गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए ट्रेडर्स में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा है ना, पहले 500 करोड़ का था, अब 200 करोड़ कर दिया, अभी हम देख लेंगे। एमएसएमई के लिए मदद, तरुण श्रेणी में 10 लाख से बढ़ाकर लिमिट 20 लाख कर दी गई, ये हमारे एमएसएमई के लिए। ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट वन। और क्या कह रही सरकार? 5वां स्कीम, मैंने आपको बताया था ये प्रधानमंत्री पीएम पैकेज, पीएम स्कीम पैकेज के अंदर 5 स्कीमें हैं और दिस वन इज द 5th स्कीम। ठीक है, वो 5वीं स्कीम है। चलिए बात करते हैं। सरकार कह रही कि हमारे युवाओं को अगर आप एक्सपीरियंस देना चाहते हैं किसका, इंडस्ट्री का, तो ऐसे में हमारे युवाओं को आपको इंटर्नशिप करानी चाहिए। आपने नोटिस भी किया होगा अभी बीच बीच में बहुत सारे बैंक्स के अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप वगैरह, जैसे अप्रेंटिसशिप के बहुत सारे फॉर्म्स वगैरह आए थे, नोटिफिकेशंस वगैरह आए थे। और इंटर्नशिप में क्या होता है कि आप जब इंटर्न होते हैं, जब आप नए होते हैं कॉलेज के फाइनल ईयर में या जस्ट पास किया है, तो आप काम सीखने के लिए इंडस्ट्रीज में जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटर्न को काम सिखाना, या इंटर्न काम सीखता है। तो सरकार कह रही है कि हम एक स्कीम लाएंगे फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन 500 टॉप कंपनीज। देश की 500 जो टॉप कंपनीज हैं उनमें इंटर्न्स को हम इंटर्नशिप कराएंगे, नए युवाओं को और कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ इन 5 ईयर। अगले 5 साल में सरकार कह रही है कि हमारे देश की जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनमें हम 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगे। जैसे आपको भेज दिया गया रिलायंस में जाओ काम सीख के आओ, आपको भेज दिया गया TCS में, आपको भेज दिया गया इन्फोसिस में जाओ काम सीखो, तो ऐसे सरकार 1 करोड़ युवाओं को इंटर्न कराएगी देश की टॉप 500 कंपनीज में ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंटर्नशिप प्रोग्राम। दिस इज टू फोकस एंड फ्यूल द यूथ ऑफ आवर कंट्री, उसका स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, साथ ही सरकार एक और बात सरकार कह रही है कि अलाउंसेस ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ, सरकार कह रही है कि हम इसमें अलाउंसेस भी देंगे। सरकार कह रही है कि ऐसा नहीं इंटर्न है तो फ्री में काम करेगा, इंटर्न को कुछ पैसा मिलता है, इंटर्नशिप मिलती है। सरकार कह रही है अलाउंसेस ऑफ 5,000 रुपीज पर मंथ along with the one time assistance of 6,000 rupees
थ्रू द CSR फंड्स। CSR क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें कंपनी जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो कुछ पैसा जो है समाज की भलाई के लिए खर्च करना रहता है। तो सरकार कह रही 5,000 रुपये हम देंगे और 6,000 रुपये जो है एक बार कंपनी के CSR फंड से लिया जाएगा। तो टोटल इनडायरेक्टली बंदे पर लगभग 11,000 रुपये। 5,000 रुपये तो पर मंथ आपको अलाउंस मिलेगी, आप इंटर्न करेंगे, 5,000 रुपये महीना सरकार की तरफ से पैसा मिलेगा और 6,000 रुपये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से एक बार आपको असिस्टेंस मदद दी जाएगी, अलॉन्ग विथ वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 6,000 रुपीज थ्रू द CSR फंड। ठीक है, तो यहां पर भी हमें मदद देखने को मिलेगी। ठीक है, अरे काम सीखने के लिए कोई पैसा दे रहा है तो 5,000 रुपये बहुत है। इंटर्नशिप तो ये लगता है कि जब आप कॉलेज के फाइनल ईयर में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमें कोई पैसा हम दे के इंटर्नशिप करते हैं। यहां पर तो सरकार इंटर्नशिप फ्री में करा रही, 5,000 रुपये भी देगी। सो इट्स अ प्लस पॉइंट। अगर आप इंटर्न करने जाएंगे कॉलेजेस वगैरह के बाद, तो कंपनीज में इंटर्नशिप करने के लिए एक तो होता है ट्रेनिंग लेना 1-2 महीने की, इंटर्नशिप करने के लिए कई बार जो है हमें उल्टा पैसा देना पड़ता है। ठीक है, तो यहां द गवर्नमेंट इज गोइंग टू फंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। हाँ, 5,000 रुपये मोबाइल का रिचार्ज हो जाएगा, नेट वगैरह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन। 12 इंडस्ट्रियल पार्क। सरकार कह रही है कि हम देश के अंदर 12 इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करेंगी अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 12 जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप किए जाएंगे। सरकार कह रही जो रेंटल हाउसिंग है with the dormitory type accommodation for industrial worker PPP model mode with viability gap fund support। सरकार कह रही कि ऐसे जो रेंटल हाउसेस हैं जिन्होंने घर अपना किराए पर दे रखा है, अगर वहाँ इंडस्ट्रियल वर्कर्स वगैरह जो है वो रहते हैं, तो PPP मॉडल के तहत हम उनको जो है थोड़ा सा डेवलप करेंगे, उनको थोड़ा सा फंड वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। आगे जब आगे डिटेल बात करेंगे। सरकार कह रही कि जो हमारे देश के क्रिटिकल मिनरल मिशंस हैं उनको हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिसाइकलिंग और ओवरसीज एक्विजिशन के लिए हम उनको तैयार करेंगे। सरकार कह रही कि हम ट्राइब्यूनल्स वगैरह अपीलेट ट्राइब्यूनल सेटअप करेंगे ताकि जो इंसॉल्वेंसी वाला जो विवाद है, जल्दी से जल्दी जो है पैसा रिकवरी वगैरह वाला विवाद है, वो सब चीज़ों को जल्दी से रिजॉल्व किया जा सके। तो इस स्लाइड में दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। ठीक है, तो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जो है यूथ के लिए लाई गई है, सो is going to play a crucial role। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट पर। अब हम आते हैं थोड़ा सा शहरी विकास की तरफ। सो व्हाट आर द न्यू थिंग्स विद इन द अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट में सरकार बात करे स्टैंप ड्यूटी की। सरकार कह रही है कि हम इंकरेज करेंगे स्टेट्स को टू लोअर स्टैंप ड्यूटी सो दैट प्रॉपर्टी प्राइसेस जो परचेज होंगे वुमेन्स के थ्रू। अगर कोई महिला, सरकार कह रही है कि राज्य सरकारों से हम कह रहे हैं कि अगर कोई महिला यार अगर घर खरीदेगी, महिला अगर कोई घर खरीद रही है, तो ऐसे में जो स्टैंप ड्यूटी लगती है वो घटाना चाहिए। तो सरकार कह रही कि हम इनकरेज करेंगे, हम बढ़ावा देंगे राज्य सरकारों को कि वो लोअर स्टैंप ड्यूटी खरीदें, ताकि जो है महिलाओं को जो है और जो है प्रॉपर्टीज के दाम सस्ते में मिल पाए, ताकि प्रॉपर्टीज महिलाओं के नाम रहे। आपने अक्सर देखा होगा टैक्स बचाने के लिए हम लोगों के पेरेंट्स जो है, फादर जो है, वो मदर के नाम से जनरली घर परचेज किए होंगे या लैंड वगैरह परचेज करते हुए आपको नहीं देखा होगा। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके यहाँ घर में प्रॉपर्टी किसके नाम है। ठीक है, तो इसलिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि थोड़ा पापा मम्मी में अगर थोड़ी नोक-झोंक हुई तो मम्मी कह देती हैं कई बार निकल जाओ हमारे घर से ना, घर अपने नाम है ना। तो फादर तो इसलिए कराते हैं क्योंकि जो है यहाँ पर टैक्स बेनिफिट रहता है, लेकिन कई बार टैक्स बेनिफिट वो महंगा पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल सरकार कह रही है, चलिए दुख सा पार्ट, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा स्टैंप ड्यूटी घटाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर एक महिला जो है प्रॉपर्टी खरीदती है तो ऐसे में वहां पर टैक्स जो है वो स्टैंप ड्यूटी को घटाने के लिए इंकरेज किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार कह रही है स्ट्रीट मार्केट है ना, इनवाइसेशन ऑफ द स्कीम दैट 100 वीकली हाट बाजार स्ट्रीट फूड हब सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है ना। तो सरकार कह रही है कि हम 100 जो है हाट मार्केट जो है सेटअप करेंगे, वीकली मार्केट जो है, जिसके थ्रू वहां पर लोकल स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह को मदद मिल पाएगी। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जहां पर आने आसपास के एरियाज वगैरह जो पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं वहां पर आने जाने की व्यवस्था जो है, ट्रांसपोर्टेशन मोड को हम इंप्रूव कर पाएंगे। तो 14 लार्ज सिटीज में जहां पर पॉपुलेशन जो है 30 लाख से ज़्यादा है, वहां पर हम ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान सेटअप करेंगे सो दैट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहां पर आसान हो, कन्वीनियंट तौर पर हम वहां पर काम कर सकें। ठीक, अगला है
वाटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सरकार कह रही है कि हम प्रमोट करेंगे वाटर सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह, जिसके थ्रू जो है प्रोजेक्ट जो है सर्विस करेगा फॉर 100 लार्ज सिटीज थ्रू द बैंकेबल प्रोजेक्ट, है ना, जिसमें बैंक्स वगैरह भी मदद करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए 100 सिटीज, ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए 14 सिटीज, स्ट्रीट मार्केट के लिए 100 वीकली हाट बाजार और महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी की कमी। ठीक है, तो चयनित नगरों में 100 साप्ताहिक हाट अथवा स्ट्रीट फूड हब जो है विकसित किए जाएंगे। ट्रांजिट उन्मुख विकास जो है, बड़े नगरों में ट्रांजिट उन्मुख विकास केंद्र, जहां पर ट्रांजिट फैसिलिटीज हमारे लिए आसानी से डेवलप की जा सकेगी। जल प्रबंधन के लिए, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 100 शहरों में वो हम स्कीम लाएंगे। और महिलाओं के लिए स्टैंप ड्यूटी में कमी, है ना, महिलाओं में स्टैंप ड्यूटी की हमें कमी देखने को मिलेगी। चलिए इसके अलावा बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, जिसमें जो है सरकार जो है मिडिल क्लास, है ना, और जरूरतमंद लोगों को आवास बनाने के लिए, मतलब घर बनाने के लिए क्या करती है, फंड्स प्रोवाइड करती है। तो पीएम आवास योजना 2.0 की अगर बात करें, नीड्स 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज विल बी एड्रेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख करोड़ रुपीस। लगभग 1 करोड़ जो है अर्बन और पुअर जो मिडिल क्लास परिवार हैं, फैमिलीज हैं, उनके लिए सरकार लगभग 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे घर बनाए जाएंगे। तो पीएम आवास योजना अर्बन। साथ ही साथ सरकार कह रही है कि इनेबलिंग पॉलिसी एंड रेगुलेशन ऑफ फॉर एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट रेंटल हाउसिंग मार्केट विद द इनहैंस्ड अवेलेबिलिटी विल बी पुट इनटू द प्लेस, है ना। सरकार कह रही थोड़ी सी हम ट्रांसपेरेंसी वगैरह लाएंगे, थोड़ी पारदर्शिता लाएंगे, क्योंकि जो रेंटल है कई बार कई जगह बढ़े हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सरकार कह रही है इस पर हम थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे हाउसिंग मार्केट में। ठीक है, तो थोड़े से घर के दाम वगैरह बढ़े हुए आपको देखने को मिले, रेंट वगैरह महंगा देखने को मिला, तो उसको कंट्रोल करने की बात कही जा रही है। क्लास देखिए कब खत्म होती है, अभी पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउसिंग सेगमेंट हमने देखा। तो पीएम आवास शहरी योजना के तहत 10 लाख करोड़ रुपए सरकार निवेश करेगी, 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे 1 करोड़ गरीबों तथा मध्यम वर्गीय आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और उनको घर बनाने की स्कीम्स के लिए हम क्या कर पाएंगे, सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा की यहां पर बात की गई है। एनर्जी सेगमेंट्स जो है, पावर सेगमेंट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। इसमें सरकार कह रही है कि हम इनिशिएटिव शुरू करेंगे प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर एनर्जी। अभी तक आपको जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स देश के अंदर देखने को मिलेंगे, वो सबके सब गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं, सरकार के थ्रू सेटअप किए गए हैं। सरकार आने वाले समय में प्लान कर रही है कि हम इनिशिएटिव लेंगे, प्राइवेट सेक्टर जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर एंटर करें। हम सेटअप करेंगे भारत स्मॉल रिएक्टर्स, ध्यान रखिएगा, BSR। सरकार कह रही है कि हम भारत स्मॉल रिएक्टर सेटअप कराएंगे प्राइवेट कंपनीज के साथ, सो दैट न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के थ्रू जो है सेटअप किया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है न्यू टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर एनर्जी के साथ हम उसको सेटअप करेंगे। तो सरकार जो एक इनिशिएटिव लेने जा रही है जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री करते हुए आपको देखने को मिलेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, एंड दिस इज द बिग अपडेट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ सरकार एनर्जी ऑडिट भी करेगी। ठीक है, तो कितनी आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिखेगी। तो फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर शिफ्टिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज टू क्लीनर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सरकार प्रमोशन कर रही है। किसको? MSMEs के लिए। सरकार कह रही है कि अगर आपकी जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, अगर वो शिफ्ट होती है किसकी तरफ, वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, है ना, और थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर जो है तरीके से काम करती है, अपने आप को क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करती है, तो ऐसे में सरकार कह रही है कि उस ट्रांजिशन में जो आपको पैसे की जरूरत होगी हम थोड़ी सी मदद करेंगे। साथ ही साथ सरकार कह रही कि फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट इन 60 क्लस्टर्स, नेक्स्ट फेज स्पेंड्स टू 100 क्लस्टर्स। सरकार कह रही है कि हम फैसिलिटेट करेंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट। अब ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड एनर्जी ऑडिट क्या है कि आपके पर्टिकुलर एरिया में कितने एनर्जी का आप कंजम्पशन करें, कितना वेस्टेज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी कितने रिस्पॉन्सिबली तरीके से आप यूज करें, वो सब यहां पर ऑडिट किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। दूसरा, AUSC थर्मल पावर प्लांट्स है ना, इसका मैं फुल फॉर्म मिस कर रहा हूं, अभी हम देख लेंगे आगे। AUSC थर्मल पावर प्लांट, नए टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थर्मल पावर प्लांट जो है NTPC और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की मदद से सेटअप किया जाएगा 800 मेगावाट का कमर्शियल प्लांट, 800 मेगावाट का। इसका फुल फॉर्म है AUSC का,
अगर आप में से किसी को याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज आज ही बजट में आया तो इस पर अभी बात कर लेंगे, देख लेंगे क्या। इसके अलावा पंप स्टोरेज पॉलिसी भी हम शुरू करेंगे फॉर इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्मूथ इंटीग्रेशन फ्रॉम गोइंग रिन्यूएबल एनर्जी, है ना। तो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह जो जनरेट होगी उसको स्टोर करके उसको सप्लाई वगैरह करने में भी मदद करेगी। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आप ये ध्यान रख लीजिएगा कि AUSC थर्मल पावर प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। भारत स्मॉल रिएक्टर्स ध्यान रखिएगा, ये एक नया इनिशिएटिव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ 60 क्लस्टर्स में अभी एनर्जी ऑडिट होगा, आगे चल के बढ़ा के हम इसको 100 क्लस्टर्स में कर देंगे, ठीक है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा आपको कम दिख रहा है, ये मतलब विजिबिलिटी कम है, तो जब आपको PPT मिल जाएगी तो आप आराम से पढ़ पाएंगे, टेंशन मत, इंग्लिश हिंदी दोनों में। एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, यस, है ना। तो ये थर्मल पावर प्लांट्स हमें देखने को, तो नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ पहल, ये सब हमें देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। इसी साल सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, इसी साल के स्टार्टिंग में, प्रधानमंत्री PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सरकार कह रही कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ हाउसेस को फ्री इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए लगभग 300 यूनिट आप अपने घर सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, उसको सेटअप करने से आपको मदद मिलेगी। और इसके लिए 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 14 लाख एप्लीकेशंस लगभग इसके लिए आ चुके हैं। तो 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 1 करोड़ घरों में हम सोलर पावर प्लांट, रूफटॉप सोलर पैनल लगाएंगे, है ना, और जिससे जो है लगभग 300 यूनिट की बिजली आपको हर महीने जनरेट कर पाएंगे, और ये आपके लिए इतनी एनर्जी आपके लिए फ्री रहेगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बेनिफिट देम। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक। आगे बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना पैसा खर्च करने वाली है सरकार, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में। तो लगभग ये भी हमने शुरुआत में देखा था, लगभग 11,11,111 करोड़, 3.4% ऑफ द GDP सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेगी। 1.5 लाख करोड़ रुपए सरकार स्टेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराएगी सरकार, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को देगी एज अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन टू सपोर्ट रिसोर्स एलोकेशन, है ना। तो रिसोर्सेस एलोकेशन के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए मिलेगा, और ये भी इंटरेस्ट फ्री रहेगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण हमें देखने को मिलेगा, और इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंदर लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी, लगभग 25,000 रूरल हैबिटेट्स में, लगभग 25,000 ग्रामीण क्षेत्रों के एरियाज में जहां पर लोग रहते हैं, वहां पर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज जो है इसका लॉन्च करेंगे। लगभग 25,000 आपको देखने को मिलेंगे बसावटों, जहां पर हैबिटेट्स मतलब जहां रिहायशी इलाका है, जहां लोग रहते हैं, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपीस, GDP का ये परसेंटेज ध्यान रखिएगा 3.4%, 1.5 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को मदद करने के लिए, और 25,000 करोड़ रुपए 25,000 ग्रामीण, है ना, 25,000 रुपए नहीं है, ये 25,000 जो रूरल हैबिटेट्स हैं, 25,000 हमारे ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, बसावटी जो एरिया है, उनमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट, सिंचाई की व्यवस्था और बाढ़ को मैनेज करने के लिए क्या किया है सरकार ने, क्या बता रही है सरकार यहाँ। तो सरकार कह रही कि फाइनेंशियल सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे, लगभग एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11,500 करोड़ रुपए, 11,500 करोड़ रुपए का। सौरव ऑफ बिहार की अगर बात करें, कोसी नदी को सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है, जहां से, जिस नदी की वजह से हर बार आपको बाढ़ आते हुए देखने को मिलेगी बिहार के रीजन में। तो वहां पर कोसी और मेची, ये दोनों सहायक नदियां एक दूसरे को देखने को मिलेंगी। इंटर स्टेट लिंक और 20 अदर ऑनगोइंग न्यू स्कीम्स जो है यहाँ पर लॉन्च की जाएगी, सो दैट बाढ़ और सिंचाई की व्यवस्था को मैनेज किया जा सके। असिस्टेंस फॉर फ्लड मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, फ्लड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ से जुड़ी हुई चीजों की मदद करने के लिए मदद की जाएगी, उनके लिए सपोर्ट किया जाएगा। असिस्टेंस फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटाइजेशन इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जिन लोगों के घर लैंडस्लाइडिंग्स वगैरह की वजह से जो लोगों को दिक्कतें आई हैं, उनको भी मदद करने के लिए यहाँ पर असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास की सहायता के लिए पैसा। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में ध्यान रखिएगा, बाढ़ के लिए असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए स्कीम सरकार शुरू करेगी। और 11,500 करोड़ रुपए जो है नई स्कीमों के लिए, जिसमें कोसी और मेची जो है अंतर्राष्ट्रीय लिंक जो है यहाँ कवरेज शुरू करेंगे, जिसके थ्रू हम इनको मदद कर पाएंगे।
ठीक है, चलिए अब इसके अलावा चलते हैं इन जो है यहाँ कॉरिडोर्स वगैरह जो सेटअप किए जाएंगे उस पर बात करते हैं, टूरिज्म पर। टेंशन मत लीजिए, बजट एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगला जो सेशन आपका 8वें न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ होगा नहीं, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे का ही सारा डेटा आज पूरे न्यूज़पेपर में 70-80% भरा पड़ा है। और चूंकि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पहले आपकी हो चुकी है, तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट यहाँ पड़ेगा, लेकिन इसको अच्छे से कर लीजिए, बजट इज इंपॉर्टेंट है ना, इस पर हम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो हाईलाइट सब अच्छे से देख रहे हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार और क्या कह रही है? टूरिज्म, पर्यटन क्षेत्र के लिए सरकार क्या कर रही है? डेवलपमेंट ऑफ विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर जो है, ये आपको बिहार के रीजन के पास आपको देखने को मिल जाएगा, और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर। तो जैसे आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपको देखने को मिल रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर आपको देखने को मिलेगा। महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर की अगर बात करें, आसपास के पर्टिकुलर रीजन में बुद्धिस्ट रीजन्स आपको बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल जाएंगे, तो एक कॉरिडोर यहाँ डेवलप होगा। इसके अलावा सरकार कह रही है कि कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ राजगीर विल बी अंडरटेकिंग होल्ड्स द रिलीजियस सिग्निफिकेंट हिंदूज, बुद्धिस्ट और जैन के लिए जो है यहाँ पर राजगीर में आपको एरिया डेवलप किया जाएगा। नालंदा की अगर बात करें तो नालंदा को टूरिस्ट सेंटर जो है यहाँ डेवलप किया जाएगा। नालंदा यूनिवर्सिटी अभी कुछ समय पहले मोदी साहब ने इसका इनॉग्रेशन भी किया था। और असिस्टेंस टू डेवलपमेंट ऑफ ओडिशास सीनिक ब्यूटी, टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, क्राफ्टमैनशिप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेचुरल लैंडस्केप एंड प्रिस्टीन बीचेस, और ये सब के लिए ओडिशा को जो है फंड्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ओडिशा को पैसा मिलेगा। तो ये सब कुछ बिहार के लिए। तो आपने नोटिस करें तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए इस बार काफ़ी कुछ बजट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इनोवेशन रिसर्च वगैरह पे अगर हम बात करें तो इनोवेशन रिसर्च और डेवलपमेंट में सरकार क्या कर रही है? तो ऑपरेशनलाइज करेगी सरकार अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, जो कि बेसिक रिसर्च एंड प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए सरकार मदद करेगी। प्राइवेट सेक्टर्स को इनोवेशन के लिए कमर्शियल फाइनेंसिंग का पूल सेटअप करेगी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का। स्पेस इकोनॉमी है ना, स्पेस इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड सरकार शुरू करेगी। स्पेस इकोनॉमी है ना, मतलब हम दूसरे देशों के स्पेस सैटेलाइट रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह लेके जाएंगे, उससे भी हम फंड जनरेट करने में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, गया में भी आपको देखने को मिलेगा महाबोधि टेम्पल। चलिए इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन रूरल एंड अर्बन रिलेटेड एक्टिविटीज हम देखने को मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारे पास आधार नंबर है ना, वैसे सरकार एक काम शुरू कर रही है भू आधार फॉर ऑल लैंड्स। जैसे हमारे पास अपना यूनिक आधार कार्ड नंबर है ना, वैसे हमारी जमीनों का एक यूनिक आधार कार्ड नंबर तैयार होगा, उसको सरकार नाम दे रही भू आधार, या फिर उसका एक्चुअल में नाम क्या है? यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम भू आधार कह रहे हैं फॉर ऑल लैंड्स, सभी जमीनों के लिए सरकार इसको शुरू करेगी, तो जमीनों के लफड़े जो है खत्म हो जाए। इसके अलावा ड्रोन बेस्ड मैपिंग जो है सिस्टम हमारे यहाँ ऑलरेडी चल रहा है, तो काफ़ी कुछ इस स्कीम के लिए इस तरह की बहुत सारी स्कीम चल रही हैं जिसमें सरकार करे। सर्वे करेगी सरकार मैप डिवीजन एंड करंट ओनरशिप, जमीन किसकी है हर जगह पर उसको कवर करेगी। लिंकेज टू द फार्मर रजिस्ट्री, फार्मर की जमीन वगैरह जो रजिस्ट्री है सब ऑनलाइन लिंक करेगी। लैंड रजिस्ट्री को चेकअप किया जाएगा, डिजिटाइज किया जाएगा, कैडेस्ट्रियल मैप्स वगैरह डेवलप किए जाएंगे लैंड एरियाज के, जीआईएस मैपिंग वगैरह होगी, लैंड रिकॉर्ड्स और अर्बन एरियाज में डिजिटाइज किया जाएगा, और एस्टैब्लिशमेंट करेगी सरकार लैंड रजिस्ट्री की। तो ये जमीन और उससे रिलेटेड जो है जो एक्शंस हैं सरकार, वो जमीन और उससे संबंधित एक्शंस ये ले रही है, और ये बहुत जरूरी भी है सो दैट लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स बिल्कुल खत्म हो चुके। तो सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार शुरू किया जाएगा। वर्तमान स्वामित्व वाले अनुसार के मानचित्र और उप प्रभाग का सर्वेक्षण किया जाएगा, किसान की रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा, भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी, और ये सब सरकार करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर अगली पीढ़ी के लिए सुधार है ताकि अगली पीढ़ी को कोई कष्ट ना हो। इसके अलावा और पॉइंट्स हम देखते हैं। टैक्सोनॉमी में सरकार क्लाइमेट फाइनेंस के लिए मदद प्रोवाइड करेगी। एफडीआई जो है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्म्स आसान करेगी। एनपीएस वत्सल्य स्कीम जो है शुरू करेगी, जिसमें पेरेंट्स और जो है गार्जियंस जो हैं वो अपने बच्चों के नाम से पैसे जमा कर पाएंगे, और जब बच्चा मैच्योर होगा तो वो एनपीएस का अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस पर है कुछ। इसके अलावा प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एनपीएस स्कीम जो है एड्रेस रिलेवेंट इश्यूज, प्रोटेक्ट कॉमन मैन, ये सब यहाँ पर हम कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए करंट अकाउंट डेफिसिट अगर हम देखें तो करंट अकाउंट डेफिसिट का यहाँ पर आपको चार्ट आपको देखने को
मिल जाएगा। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो सब सरकार का आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 0.5% है ना, -0.5% आपको देखने को मिल जाएगा। 0.5 अभी फिलहाल जो मेरे को मैप में दिख रहा है, दिस इज -0.5। और हमारे पास ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ की अगर बात करें तो पिछले साल हम 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो 8.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो 8.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट रही। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हमारा अच्छा रहा, इंडस्ट्रीज काफी अच्छा की। हमारे बैंक्स का शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का ग्रॉस एनपीए है ना, हमारे पास ग्रॉस एनपीए भी हमारा कम हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 3% के अराउंड जो है आपको ग्रॉस एनपीए बैंक्स का देखने को मिलेगा। इसका सबका डेटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में, तो वहां वाला आप डेटा यूज कर लीजिएगा। फिस्कल डेफिसिट जैसे मैंने बताया ये रिड्यूस होकर आपको FY 2024 में 5.6% आपको देखने को मिला, और आगे फर्दर रिडक्शन होते हुए ये आपको देखने को मिलेगा। और आगे का हम टारगेट कर रहे हैं 4.9% का। ठीक है, 2025 के लिए, और इसके आगे का हम टारगेट कर रहे हैं 4.5%। ठीक है, इन्फ्लेशन की अगर बात करें, इन्फ्लेशन को भी हम रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो 5.4% 2023 की इन्फ्लेशन रेट आपको देखने को मिलेगी, तो वो भी रिडक्शन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम टैक्स पे सेगमेंट्स में घुसने जा रहे हैं, और टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना बजट पूरा नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कहते हैं ना, लास्ट तक रुके रहेंगे तो बिल्कुल फायदा होगा। और अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम देखने जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि इनकम टैक्स एक्ट हम रिव्यू करेंगे, मतलब टैक्स स्लैब बदल दिया है तो यहाँ पर चेंजेस होंगे। साथ ही साथ TDS टैक्स डिटेक्टेड ऑन सोर्स जो चैरिटीज वगैरह पे वहां पर थोड़ी आसानी की है। लिटिगेशन एंड अपील, तो सरकार की जो स्कीम चल रही विवाद से विश्वास, उस पर सरकार ने फोकस किया है और टैक्स बेस को थोड़ा सा बढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टैक्स पर क्या है। अब बिल्कुल दिमाग जो है खोल कर देखिए। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होता है? इसको हम सीमा शुल्क कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर टैक्स कहते हैं। हमारे देश में बाहर से कोई प्रोडक्ट आता है या हमारे देश से कोई प्रोडक्ट बाहर जाता है तो उस पर जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी होता है। ठीक है, जिसको हम सीमा शुल्क कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर टैक्स। तो सरकार ने कस्टम ड्यूटी में बहुत बड़े लेवल पर बदलाव किए हैं, और क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, यही चीज आपको न्यूज़पेपर में छपी हुई देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सरकार ने सेक्टर स्पेसिफिक कस्टम ड्यूटी के लिए प्रपोजल रखा है, चेंजेस इन कस्टम ड्यूटी, और उसका फायदा किसको होगा। तो सरकार जो है थ्री मोर कैंसर मेडिसिन फ्रॉम कस्टम ड्यूटीज, सरकार ने 3 मेडिसिन जो हैं उनको कैंसर की पर्टिकुलर जो है, जो कैंसर वगैरह के लिए यूज होती हैं मेडिसिन, दवाइयाँ, उन पर जो है कस्टम ड्यूटी हटा दी है। तो दवाई आपकी होगी सस्ती। कैंसर पेशेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो दवाइयाँ उपयोग होती हैं उनमें से 3 ऐसी कैटेगरीज हैं जिनको इस सेगमेंट में लाया गया जिससे दवाइयाँ सस्ती होंगी। इसके अलावा मोबाइल फोन और मोबाइल PCBA और जो उसका मोबाइल की जो PCB वगैरह आपको देखने को मिलती है, और जो चार्जर होता है, तो मोबाइल आपको आने वाले समय सस्ता होता हुआ देखने को मिलेगा। 15% का इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने घटाया है, एंड दैट्स अ बिग रिडक्शन। 15% जो कस्टम ड्यूटी है वो आपको घटती हुई देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो कस्टम ड्यूटी जो है आपको 15% की यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। ठीक, तो मोबाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छा, और आपको पता है इंडिया आने वाला नेक्स्ट बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, और उसको और रफ्तार देने के लिए सरकार ने यहाँ पर जो है कस्टम ड्यूटी घटाई है। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पर, तो सोना चांदी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आने वाले समय में सोना चांदी थोड़ा सस्ता होता हुआ आपको देखने मिल जाएगा। गोल्ड में 6% की कस्टम ड्यूटी कम हुई है। इसके साथ ही सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर में 6%, गोल्ड और सिल्वर में मैं ऐसे लिख देता हूं। सोना चांदी, तो सोना चांदी आपके लिए सस्ता कर दिया है सरकार ने। तो गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी में 6% की कस्टम ड्यूटी कम हुई है। और प्लैटिनम में है ना, प्लैटिनम में 6.4% की जो है आपको कस्टम ड्यूटी कम होते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा झींगा है ना, झींगा के अगर बात करें, झींगा या फिश फीड, मछली को दाना वाना खिलाने के लिए जो आप लाते हैं, तो झींगा और मछली के लिए अगर आप दाना वगैरह खरीद के लाते हैं तो उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसमें 5% का रिडक्शन। तो इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस इन मरीन एक्सपोर्ट, ताकि हम झींगा और मछली को और बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और देश में सोना चांदी की इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी घटाने से यहाँ पर हमारे यहाँ मदद मिलेगी। इसके अलावा सरकार कह रही है कि कोई कैपिटल गुड्स है ना, कैपिटल गुड्स अगर आप मैन्युफैक्चर करें सोलर सेल या सोलर पैनल का, अगर आपकी कंपनी सोलर पैनल या सोलर सेल बना रही है तो ऐसे में हम आपको सपोर्ट करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन में, और वहां पर सरकार जो है टैक्स जो है कस्टम ड्यूटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इसके अलावा 25 क्रिटिकल मिनरल्स जो है निकाले जाते हैं जमीन से, उनको पूरी तरीके से छूट दे दी है। 25 क्रिटिकल मिनरल्स के लिए पूरी तरीके से छूट। तो बूस्ट टू स्ट्रैटेजिक सेक्टर, जो हमारे बहुत जरूरतमंद क्षेत्र हैं,
जैसे रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के लिए अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट 25 क्रिटिकल खनिज पदार्थ हैं जो अलग अलग चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं, उन पर सरकार ने पूरी तरीके से कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है। तो ये वो है कस्टम ड्यूटी का रिमूवल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल आपको यही सब छपा हुआ देखने को मिलेगा। मोबाइल सस्ता हो गया है ना, सोना सस्ता हुआ, चांदी सस्ता हुआ, प्लैटिनम सस्ता हुआ, स्ट्रैटेजिक सेक्टर सस्ता हुआ, ये सब सस्ता हो गया। कस्टम ड्यूटी सरकार ने बड़े लेवल पर, भारी लेवल पर घटाई है। ठीक, अब चलिए आगे बात करते हैं कहां पर बम फटा है। तो बम कहां फटा है देखते हैं। आपने देखा होगा सरकार काफी दिनों से एक नजर गड़ाए हुए बैठी थी कि यार ये जो बाजार वाले ना, शेयर बाजार वाले खूब पैसा छाप रहे हैं। आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा, द गवर्नमेंट हैज ऑब्जर्व्ड दैट एवरीवन इज मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सरकार खूब पैसा जो है लोग शेयर बाजार से छाप रहे थे, शेयर बाजार से, म्यूचुअल फंड से। तो सरकार ने सोचा बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते हैं, और इसी वजह से आज मार्केट में काफ़ी गिरावट भी देखने को मिली। वो तो रिटेलर्स झोला लेके पैसा बैठा हुआ है कि कब बाजार गिरे कब डाल दूँ। बाजार थोड़ा वापस रिकवर हो गया, बट स्टिल यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, सरकार ने STCG टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, थोड़ा सा बता देता हूं क्या होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, STCG टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, STCG टैक्स जो है इसको 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 15 to 20%। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स फाइनेंशियल असेट्स अट्रैक्ट 20% टैक्स। ये होता क्या है, अगर आप एक साल से कम समय की सिक्योरिटीज हैं, जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, मैंने 1 लाख रुपए आज शेयर बाजार में लगाए और मेरे को मान लेते हैं 10,000 रुपए का मुनाफा हुआ, 10,000 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हुआ। 1 लाख रुपए मैंने शेयर बाजार में डाले या म्यूचुअल फंड में कहीं भी मैंने इन्वेस्ट किए, है ना, इन्वेस्ट किए, 10,000 रुपए को मेरे को मिला मुनाफा। ये जो मेरा मुनाफा है इसको कहते हैं गेन। सरकार कह रही बेटा बस इस पर हम टैक्स लेंगे। अभी तक ये 15% सरकार टैक्स लेती थी, अब इस पर 20% आपको टैक्स लगता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कि 10,000 रुपए की आपकी कमाई हुई तो समझ लीजिए लगभग 200 रुपए, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो 200 रुपए आपको टैक्स, नहीं 200 रुपए नहीं, 2,000 रुपए आपको टैक्स जो है लगता हुआ देखने को मिल जाएगा, STCG टैक्स। ठीक, चलिए अगली एक और बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, LTCG टैक्स जिसको हम कहते हैं। मैंने 1 लाख रुपए लगाया, ये STCG कब लगता है, जब आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल या उससे कम समय के लिए है। मेरा शेयर बाजार में पैसा लगा था 1 साल या उससे कम समय के लिए और मैंने निकाल लिया। अगर मैं 1 साल से ज्यादा समय के लिए पैसा लगाऊं तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म गेन। मान लेते हैं मैंने 1 लाख रुपए लगाया है 3 साल के लिए, 2 साल के लिए मान लेते हैं, 2 साल के लिए, और मेरे को 1 लाख का मिला 1.5 लाख रुपीस, सिंपल एग्जाम्पल, 1.5 लाख रुपए मिला। तो ये जो मेरे को 50,000 रुपए मिला गेन, 50,000 रुपए का मेरा क्या हुआ गेन, इस पर जो सरकार टैक्स लगी इसको हम LTCG टैक्स कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इस पर लगेगा। अभी तक ये लगता था 10% और इसको सरकार ने बढ़ा के 12.5% कर दिया है। सो इट हैज इंक्रीज फ्रॉम 10% to 12.5%। तो ये 15 से बढ़ा के 20 हो गया, और ये सबसे ज्यादा खला बाजार को, ये सबसे ज्यादा बाजार के लिए थोड़ा टेंशन वाला रहा, 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया। लेकिन एक चीज सरकार ने अच्छी क्या की है, अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं म्यूचुअल फंड में, मान लेते मेरे को 1.5 लाख रुपए बने 1 साल के बाद, तो 50,000 रुपए मेरे को मिले, तो इस 50,000 पर सीधे 12.5% टैक्स लग जाएगा, ऐसा नहीं है। सरकार कहती है कि हम आपको छूट देते हैं। अगर आपको गेन, सरकार कहती है अगर आपको गेन 1 लाख रुपए तक होता है ना, 1 लाख तक का फायदा है, तो उस पर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। अगर 1 लाख से ज्यादा मुनाफा आप कमाओगे तब हम टैक्स लगाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका प्रॉफिट, आसान भाषा में कहूं, 1 लाख से ज्यादा है तब सरकार टैक्स लेगी। मान लेते मेरा प्रॉफिट हुआ 1,10,000 का, मैंने 1 लाख लगाया था, मेरा टोटल बन के हो गया 2,10,000 रुपए, तो 1,10,000 में जो 10,000 रुपए है एक्स्ट्रा, उसी पर टैक्स लगेगा। अभी तक छूट थी 1 लाख पर। अच्छी बात यह सरकार ने इसको भी बढ़ा दिया है। सरकार ने कहा थोड़ा सा दर्द दे रहे हैं तो थोड़ा सा दवाई लगा देते हैं, मरहम लगा देते हैं, और सरकार ने ये जो छूट है इसको बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया है। तो अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में जो टैक्स एग्जम्पशन है, जो छूट है, वो बढ़ा के कर दी गई है 1,25,000 रुपए। सो 1,25,000 रुपीज तक अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं, जो कि एक आम रिटेलर्स के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो सरकार 12.5% लेगी टैक्स। आपका मुनाफा 1.25 लाख रुपए से कम का है, सो देयर इज नो टैक्स।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, और पूरे बजट की सबसे बड़ी यही न्यूज है, सबसे बड़ी न्यूज ये, और फिस्कल डेफिसिट पे जो सरकार ने एक अच्छा फोकस किया ये। तो ये तो फिलहाल मार्केट के हिसाब से अच्छा नहीं, लेकिन सरकार के हिसाब से झोला भरने का बढ़िया मौका है। 5% सरकार टैक्स यहां उठाएगी और 2.5% टैक्स यहां पर उठाएगी सरकार। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना कर दिया गया है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को सरकार ने 15% से बढ़ा के 20% कर दिया है, और उसमें कोई छूट नहीं, यहां कोई छूट नहीं बेटा। यहां अगर तुम 1 रुपए भी कमाओगे तो उस पर भी सरकार जो है सीधे 20% टैक्स चिपका देगी, यहां कोई छूट नहीं। लॉन्ग टर्म में छूट है 1.25 लाख रुपीस तक, उसके बाद सरकार टैक्स लेगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए सरकार ने कहा है कि हम एंजल टैक्स को खत्म ही कर देते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम सीधे एंजल टैक्स को खत्म कर देते हैं। तो स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है ना, ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर, किसी भी तरह का इन्वेस्टर पैसा डाले अगर किसमें, स्टार्टअप्स में, तो देयर इज नो टैक्स, एंजल टैक्स एबॉलिश हो गया। और हम लोग, अगर आपको याद हो, हम लोग न्यूज़पेपर में डिस्कस भी कर रहे थे कि यार एंजल टैक्स हो सकता है खत्म हो जाए, और एंजल टैक्स मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, तो वो खत्म हो गया। एंजल टैक्स क्या होता है? जब कोई नई कंपनी है उसकी ज़्यादा वैल्यूएशन में, जैसे मान लेते हैं 1 लाख की मेरी कंपनी है, कोई बंदा उसमें 5 लाख रुपए डालना चाहता है, 1 लाख रुपए की उसकी वैल्यू बन रही है, 5 लाख रुपए इसमें कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई भी इन्वेस्टर है वो पैसा डाल रहा है, तो वो जो ऐसे जो इन्वेस्टर्स को पैसा डाले 5 लाख रुपए, 1 लाख की चीज़ को 5 लाख में डाल रहे हैं, ये जो पैसा लगा रहा बंदा, ये क्या है? ये एंजल इन्वेस्टर हो गया। तो इसका जो पैसा लग रहा उस पर मेरे को टैक्स देना पड़ रहा था। तो ऐसे स्टार्टअप्स को थोड़ी सी दिक्कत होती थी कि नया बंदा यार पैसा भी दे रहा है, फिर उसमें कंपनी अभी चली नहीं, लोग पैसा मांगने आ गए सब लोग। तो वो सरकार ने एक अच्छा काम किया है स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सो देयर इज नो टैक्स फॉर द स्टार्टअप्स, और यही स्टार्टअप्स काफी डिमांड भी कर रहे थे, दैट वाज अ बिग डिमांड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। वहां सुना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा आपसे द बजट इज क्वाइट बैलेंस, बजट काफी बैलेंस फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। बजट में बहुत ज्यादा वैसी चीजें नहीं रही, बट हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ अ बैलेंस बजट। साथ ही सरकार कह रही कि हम सिंपलर टैक्स रिज्यूम करेंगे डोमेस्टिक क्रूज के लिए। तो अभी हम टैक्स में आपको स्लैब दिखा देता हूं। प्रोवाइड करेंगे सेफ हार्बर फॉर रेट्स फॉर फॉरेन माइनिंग्स, अगर कोई कंपनी जो है खरीदती बेचती रॉ डायमंड्स वगैरह खरीदती है तो उस पर हम थोड़ा उसको मदद करेंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट टैक्स को फॉरेन कंपनीज के लिए रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 40% to 35%, and that's also good news from the foreign investor perspective। तो विदेशी कंपनियां हैं उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स जो है 40% से घटा के 35% कर दिया है। फॉर द टैक्स विल हैव द सेपरेट सेशन, क्योंकि टैक्स की टर्मिनोलॉजीज आपको पता रहेंगी तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बेटर जो है क्लियर रहेगा, बट अभी फिलहाल हाईलाइट देख लेते हैं। तो कॉर्पोरेट टैक्स आपको जो है कम आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास प्रत्यक्ष करों में सुधार जो है सरकार का देखने को मिला। और इस बार का सबसे मोस्ट अवेटेड एंड फ्रॉम द मिडिल क्लास सेगमेंट प्रोस्पेक्टिव, इनकम क्लास सेगमेंट प्रोस्पेक्टिव, सैलरीड लोगों के लिए यहां से थोड़ी खुशखबरी देखने को मिली। और सरकार ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली सैलरीड क्लास के लोगों की जेब में लगभग 17,500 रुपए डाल दिए हैं। कैसे? ये नया टैक्स रिजिम देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको छाप लीजिए दिमाग में, यहां से क्वेश्चन बनेगा। नई टैक्स रिजिम में सरकार ने यहां स्लैब कर दिया है 0 से 3 लाख रुपीस, 3 से 7 लाख रुपए पर 5% टैक्स, 7 से 10 लाख कमाते हैं तो 10% टैक्स, 10 से 12 लाख कमाते हैं तो 15% टैक्स, 12 से 15 लाख कमाते हैं तो 20% टैक्स, और 15 लाख से ज्यादा कमाते हैं सालाना तो 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। इस नए टैक्स रिजिम से जो सैलरीड क्लास है उसको लगभग 17,500 रुपए की उसकी बचत होगी टैक्स की। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात सरकार ने की, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलता है वो 50,000 रुपए तक का ही मिलता था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को सरकार ने सभी सैलरीड क्लास के लिए 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नाउ व्हाट इज now 75,000 rupees, and because of the standard deduction is 75,000 rupees, so here also the salaried class are getting the benefit। ये काफी लंबे समय से डिमांड थी, और ऐसा जो हमें सुनने में भी आ रहा था कि इस बार इनकम टैक्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम देयर इज चेंजेस विद इन द
इनकम टैक्स स्लैब। इसके अलावा जो पेंशन है ना, जो परिवार पेंशन पेंशन का पैसा पाते हैं, पेंशन वालों के लिए भी डिडक्शन में राहत दी गई है। फैमिली पेंशन फॉर पेंशनर्स, उनके लिए जो पेंशनर्स के लिए जो है डिडक्शन के लिए 15,000 रुपये का उनको डिडक्शन मिलता था, उसको बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया गया। तो पेंशन वालों के लिए भी 15,000 से बढ़ाकर डिडक्शन 25,000 रुपये कर दिया गया। सो ये आपको सिंप्लीफाइंग न्यू टैक्स रिजिम देखने को मिलेगी। दिस वन वाज अ क्वाइट बिग एंड गुड न्यूज फॉर द सैलरीड क्लास पीपल। ठीक है, तो टैक्सेस जरूर याद रखिएगा, टैक्सेस से पक्का क्वेश्चन मिलेगा एंड विल आल्सो डू द क्वेश्चंस। तो हमने क्या क्या देखा इसमें कि हमारा STCG टैक्स 15 से 20 कर दिया गया, LTCG टैक्स 12.5% कर दिया गया, 10 से बढ़ा के 12.5%। और जो छूट है ना, जो यहाँ पर कैपिटल गेन टैप पर जो छूट है वो पहले 1 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन था, छूट था 1 लाख रुपए तक, उसको बढ़ा के 1.25 लाख रुपीस कर दिया गया। एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है, ये हमें देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब वहां पर अगर आप पैसा डालते हैं तो ये आपको डायरेक्ट इतने पर छूट मिल जाती है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या हुआ, अगर आप इतना पैसा आप अलग डिफरेंट सेगमेंट्स में अगर पैसा निवेश करते हैं, चाहे आपने कोई जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, है ना, या अलग किसी क्लास में आपने ATC ATD के तहत अगर कहीं इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपको फायदा देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में यू आर गेटिंग द डायरेक्टली बेनिफिट। ठीक है, इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वगैरह दिखाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए एक बार और देख लेते हैं, रुपए आया कहाँ से, रुपए गया कहाँ से। तो सबसे ज़्यादा पैसा हमने देखा यहाँ पर सरकार के पास आया बोरिंग से, उधार से। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमें सबसे ज़्यादा पैसा देखने को मिला कहाँ से, इनकम टैक्स से। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा देखने को मिला GST से। ये टॉप 3 हमारे पैसे हैं। पैसा जाता कहाँ से, सबसे ज़्यादा पैसा सरकार जो है राज्य सरकारों को पैसा देने में चला जाता है, खर्चा है सरकार का 21%। इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट पेमेंट में दूसरे नंबर पर सरकार का पैसा 19%, और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा ये। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मेजर पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और कहां पर कितना पैसा डाला गया, अगर हम मेजर सेक्टर्स अगर मैं आपको बताना चाहूं कि सरकार इस बार के बजट में कहां कितना पैसा खर्च कर रही है, पूरी लिस्टिंग तो मैंने आपको शुरुआत में दिखा दी, लेकिन सरकार जो मेजर एरिया जो लोग खोजते हैं, हम लोग खोजते हैं कि कहां कितना पैसा सरकार इस बार के बजट में दी है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। डिफेंस में सरकार इस साल 4,54,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। रूरल डेवलपमेंट में 2,65,000 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर और से संबंधित क्षेत्रों में टोटल 1,51,000 करोड़ रुपीज। होम अफेयर्स में है ना, सिक्योरिटीज वगैरह बाकी सारी चीजों में 1,50,000 करोड़ रुपीज। 1,25,000 करोड़ रुपए एजुकेशन सेक्टर में। IT एंड टेलीकॉम सेक्टर में 1,16,000 करोड़ रुपए। हेल्थ में 89,000 to 87 करोड़ रुपीज। एनर्जी सेक्टर में 68,000 करोड़ रुपीज। सोशल वेलफेयर में 56,000 करोड़ रुपीज। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 47,559 करोड़ रुपीज द गवर्नमेंट इज डूइंग स्पेंडिंग्स। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एलोकेशन ऑफ मेजर स्कीम, सरकार की जो मेजर स्कीम्स है वहां पर सरकार ने कितना पैसा डाला, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट इज मनरेगा में सरकार ने 2024-25 में लगभग जो है 86,000 करोड़ रुपए डाले हैं। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में R&D में सरकार लगभग 1,200 करोड़ रुपए खर्च करी, 840 से बढ़ाकर 1,200 करोड़ रुपए R&D में। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 442 करोड़ रुपए पहले था, इसमें काफी पैसा खर्च कर रही सरकार, 2,228 करोड़ रुपए। PLI स्कीम फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में 1,200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर लगभग 2,143 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसको 6,903 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सोलर पावर ग्रिड प्रोजेक्ट्स के लिए 4,970 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसको 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अच्छा खासा बजट देखने को मिलेगा, है ना। लाइन ऑफ क्रेडिट अंडर IDI स्कीम है ना, जिसमें नए इनोवेशंस हमें वगैरह एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, 1,300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3,849 करोड़ रुपए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, LPG गैस सिलेंडर्स के लिए लिमिट पैसा 180 करोड़ से बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सरकार यहाँ पर इतना पैसा कर दी है, 1,500 करोड़ रुपीस। सरकार के पास रिसिप्ट कितना पैसा आया है, रेवेन्यू का पैसा आया है 31.3 लाख करोड़ रुपीस। कैपिटल का पैसा आया है 16.9 लाख करोड़ रुपीस। रेवेन्यू पैसा खर्च कितना कर रही है सरकार, ये मैंने आपको शुरुआत में भी डेटा दिखाया था, 37.1 लाख करोड़ रुपीस। और यहाँ पर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं उसका जो है थ्योरी भी नोट्स मैंने तैयार कर दिया है, लेकिन ये नोट्स अभी फिलहाल इंग्लिश में है, हिंदी वर्जन में इसका जल्दी ऐड कर दूंगा।
और यहाँ पर ग्राफिक्स फॉर्म में वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन है, तो पीआईबी न्यूज़ के थ्रू वो भी मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सब हमने पहले डिस्कस कर दिया। तो फ्रेंड्स ये था बजट का जो सारा पॉइंट्स हमने देखा, ठीक है। तो ये थे बजट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस पर हम लोग आगे चल के जो है डिस्कशन वगैरह भी करेंगे और इस पर एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा बैंक महापैक में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू हमारे आप आरआरबी वगैरह के बैचेस, है ना, आईबीपीएस के बैचेस, इंश्योरेंस के बैचेस, सभी कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड Y856, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, ये पीडीएफ और आपको इकोनॉमिक सर्वे की भी पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी। एंड वंस अगेन इकोनॉमिक सर्वे एक बार पढ़ के फिर बजट देखिएगा तो आपको और मजा आएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी डिस्कस की थी। लगभग 1 आवर्स 15 मिनट्स का वो सेशन था, ये भी लगभग हो गया हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर 44 मिनट्स का, लगभग 2 घंटे के राउंड हम लोग पहुँच चुके हैं। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अलग अलग मैं सेशंस ले आऊँगा। टैक्स वगैरह हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि टैक्स आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। सो विल गो थ्रू द टैक्सेस के थ्रू हम पढ़ेंगे, और जो बड़े रिफॉर्म्स हैं और भी डिटेलिंग में देख लूँगा। सो विल गो थ्रू दैट, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना करते हैं। एंड इकोनॉमिक सर्वे करा दिया था, वो जरूर देख लीजिएगा। एंड मिलते हैं रात को 8 बजे फिर इस वाले सेशन में, देखते हैं क्या है इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में। तो चलिए अभी के लिए इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, एंड डू आल्सो लाइक एंड शेयर द सेशन, ठीक है। तो आप लोग यार शेयर वगैरह जरूर कर देना अगर एफर्ट अच्छा लगा हो तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।